चलिए, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कानून जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है उस पे चर्चा करेंगे। लेबर लॉज को किस तरह से ख़त्म करने के लिए एक ऑर्डिनेंस वहाँ की सरकार ने इशू किया। केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने ही नहीं, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, इन सरकारों ने भी कुछ इसी दिशा में कदम उठाए हैं। आपके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जो भी मुद्दे देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से उठते हैं और जिनका बहुत व्यापक असर होता है सभी पर, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डीप इंसाइट रखते हैं। इसलिए हम उस पर काफ़ी रिसर्च करके ही लेक्चर लेके आते हैं। समय लग जाता है, एक ही लेक्चर में काफ़ी कुछ कवर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये इस्टेब्लिश कर दूं कि टॉपिक का एग्जैक्ट टेक्निकल नेम क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार जो ऑर्डिनेंस लेकर के आई है उसका टेक्निकल नेम क्या है। मैं चीज़ें डिक्टेट करूँगा आपके लिए, आप लेक्चर को रोक करके पॉज करके लिख सकते हैं अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो ये जो लेबर लॉ को एग्जाम करने का ऑर्डिनेंस है, इसका नेम है उत्तर प्रदेश टेम्परेरी एग्जम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस। आपने कुछ लेबर लॉज से टेम्परेरी एग्जम्पशन दे दी है। अब यहाँ पर टेम्परेरी वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, सर्टेन वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, ऑर्डिनेंस वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, ये मैं अभी आपको समझा दूँगा। सबसे पहले हम समझते हैं महत्व की ये ऑर्डिनेंस सही मायने में है क्या। देखिए, आप ये जानते हैं कि हमारी कंट्री में एक कंप्लीट सेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। जुडिशरी अपना काम करती है लॉज को इन्फोर्स करने का, लेजिस्लेचर अपना काम करती है लॉज बनाने का, इसलिए उसे हम विधायिका के रूप में जानते हैं। अब होता ये है कि ये जो लेजिस्लेचर्स हैं आपके स्टेट में, जैसे विधानसभाएं हैं और केंद्र में पार्लियामेंट है, संसद है, ये तकरीबन साल में 3 बार इनकी मीटिंग होती है, 3 सेशंस होते हैं। जैसे केंद्र के विषय में अगर बताएं, पार्लियामेंट के मामले में तो बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। बजट सेशन सबसे बड़ा 3 महीने के अराउंड होता है, मॉनसून सेशन 2 महीने के अराउंड होता है और विंटर सेशन 1 मंथ के अराउंड। तो लगभग 3, 2, 5 और 1 6 महीने का अगर हम कंटिन्यूटी में देखें तो इनमें इंटरवल्स आते हैं। अब ये जो इन सेशंस के बीच में इंटरवल्स हैं, देश कानून के आधार पे चलेगा, उसके अलावा चल नहीं सकता। यदि कानून ही गजट में नोटिफाई नहीं है तो फिर रूल्स नहीं बन सकते। और हमारी कंट्री में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट चलता है। इसका मतलब ये है कि भाई आपने मोटा मोटा कानून तो बना दिया संसद में, उसके बाद मेन जो एक्टिवेट होती है वो है एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो फिर रूल्स रेगुलेशंस बना करके आगे काम करती है, पॉलिसीज़ बनती हैं। कानून ही नहीं बना तो ये नहीं हो सकता। तो ऐसे में वो जो इंटरवल का पीरियड है, उस दौरान मान लीजिए कोई कॉन्टिजेंसी क्रिएट हो गई, कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, कानून नहीं है, इसकी वजह से कदम नहीं उठाए जा सकते हैं, तो इसके कोई ना कोई हल होने बहुत आवश्यक है। इसके लिए फिर संविधान में प्रावधान रखा गया कि जब भी इस तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और संसद का या विधानसभा का इस समय सदन नहीं चल रहा है, सेशन नहीं है, तो फिर आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। अब सही मायने में ये अध्यादेश जारी करने की, ऑर्डिनेंस को हिंदी में आप कहते हैं अध्यादेश, ये ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की, इसे प्रोमलगेट करने की पावर किसके पास है। अगर केंद्र के मामले की बात करें तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, और अगर राज्य की बात करें, स्टेट्स की बात करें तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल। अब उत्तर प्रदेश का मामला है तो यकीनन ही मामला राज्यपाल का होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ऐसे में राज्यपाल हमारे देश में राज्यों के मामले में और राष्ट्रपति हमारे देश में केंद्र के मामले में, देश के मामले में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से काम करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का यहाँ पर मतलब है मंत्रिपरिषद, मतलब एक तरह से वही सरकार होती है। तो ऐसे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश की है, उसी से अगर उसी की मेन मिनिस्टर्स की बॉडी बना ले तो वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो जाएंगे। तो जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट है उसने एक ऑर्डिनेंस प्रिपेयर किया है।
उस ऑर्डिनेंस को अगर वहाँ के गवर्नर की स्वीकृति मिल जाएगी तो वो प्रभावी हो जाएगा, प्रोमलगेट हो जाएगा। ऐसे में वो पूरी तरह से कानून की जगह ले लेता है। तो ऑर्डिनेंस में हमारी कंट्री में कानून के बराबर की पूर्ण शक्ति है। उसके आगे ऑर्डिनेंस के विषय में हमारी पॉलिटी के लेक्चर्स हैं, उसे छोड़िए। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और अदर एस्पेक्ट में बहुत लेक्चर्स दिए हैं, तो उसमें ऑर्डिनेंस की शक्तियाँ अच्छे से बताई हैं। आज हमारा विषय वो नहीं, मैंने ऑर्डिनेंस वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जब संसद या विधानसभा नहीं चल रही है, ऐसे में आपको इमरजेंसी में कानून लाना है तो फिर आप अध्यादेश जारी करा सकते हैं, जिसे कि इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहा जाता है। राज्य का मामला है तो यह काम राज्यपाल की मंजूरी से, उसकी स्वीकृति से हो जाएगा। ऐसे में बनाने का काम इसे कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती हैं, वह सिफारिश करती हैं राज्यपाल को, राज्यपाल इसे लागू करा देते हैं और इसमें कानून की सभी शक्तियाँ होती हैं। अगर राज्यों के विषय में काम करें तो ये आर्टिकल 213 में कवर होता है। अनुच्छेद 213 के अंदर संविधान यह शक्ति राज्यपाल को, गवर्नर को देता है। अब मुद्दा यहाँ पर क्या है, इसमें क्या क्या लीगल एस्पेक्ट बन सकते हैं, क्या इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं, क्या टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, क्या बैकग्राउंड है, सब मैं आपके सामने रखूँगा और बहुत खूबसूरती से आपका सिविल सर्विसेज के लेवल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये पक्की बात है, ये बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है, यह क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये सदियों से एग्जिस्ट कर रहे हैं इश्यूज़, आगे भी करते ही रहेंगे, ये समस्याएं हैं। वो जाली वाला दरवाज़ा बंद कर दीजिए। अब देखिए मुद्दा यहाँ पर क्या खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश टेम्परेरी एग्जम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस, जो लोग ये लेकर के आए हैं उनके पक्ष क्या हैं और जो लोग इसकी खिलाफत कर रहे हैं उनके पक्ष क्या हैं, हम दोनों पक्ष आपको बताएंगे। तो पक्ष विपक्ष की भूमिका मैं अकेला ही निभाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो लेकर के आए उनके भी अपने नज़रिए हैं, जो नहीं इसको लाना चाहते उनके भी अपने नज़रिए, हम दोनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो लेकर के आए हैं उनके नज़रिए को समझना ज़रूरी है कि उन्होंने ये क्यों किया। उनका कहना ये है कि इस समय पूरे भारत भर में देखें तो बड़े पैमाने पर कोविड-19 के इस पेंडेमिक की वजह से विभिन्न राज्यों में, सेवरल डिफरेंट स्टेट्स में, जो भी माइग्रेंट वर्कर था वो अपने होम स्टेट की ओर अब वापस आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स काम नहीं कर रही हैं। ऐसे में अगर मैं पंजाब का ही आंकड़ा बताऊं तो जिस जगह मैं रहता हूं जालंधर में, यहाँ से जो कुल रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास पहुंची उन माइग्रेंट्स की जो अपने राज्य में वापस जाना चाहते थे, उसमें से 50% माइग्रेंट ऐसे निकले जो यूपी जाने वाले थे, 40% ऐसे थे जिनको बिहार जाना था, 10% ऐसे थे जिनको झारखंड जाना था। तो यूपी का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है। यूपी जनसंख्या वाइज भी भारत का सबसे बड़ा राज्य है, 22 करोड़ के अराउंड जनसंख्या होल्ड करता है। ऐसे में यूपी एक ऐसा राज्य है जिसके बहुत बड़े स्तर पर वर्कर विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के अलग अलग राज्यों में कार्य करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में, सेगमेंट्स में वो वर्क करते हैं। और कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन की एक्टिविटी हुई, लगभग आज अगर हम पंजाब की बात करें तो 18 मार्च से आज मैं बात करूं तो 53 दिन हो गए, 53 डेज़ के अराउंड अपन आ गए हैं। तो वो सब वापस जाना चाहते हैं, अब उनकी हालत ख़राब है, अब वो यूपी वापस आए। ये परिस्थितियां आगे लंबी चलने वाली हैं। उद्योग धंधों को पहले ही बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये मानना है कि उनकी जो प्लांटेशन जो होता है, जो हॉर्टिकल्चर है, जो प्लांटेशन है, शुगर बड़े पैमाने पर, गन्ना बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में होता है। इसके अलावा उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, नोएडा है, गुरुग्राम है, ये सारे क्षेत्र हैं। तो वो ये कहते हैं कि अब तो बड़े स्तर पर कंपनियों, उद्योग धंधों को नुकसान हो चुका है। ऑलरेडी कई कंपनियां, उद्योग धंधे बंद होने की कगार पर हैं या आगे उनको नुकसान है। उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ये बताते हैं कि हमारा जो असेसमेंट था कि अप्रैल के महीने में हमें, अप्रैल 2020 में हमें टैक्स आएगा 12,141 करोड़, 12,141 करोड़, ये उनका असेसमेंट था कि इतना हम पैग करेंगे, इतना आएगा। और जो सही में उन्हें फैच हुआ है, जो आया है, वो है 1,178 करोड़, यानी कि
12,141 करोड़ के अराउंड असेसमेंट था और 1178 करोड़ के अराउंड आया है। तो कहाँ हैं आप इस समय? 10 से 11,000 करोड़ घाटे में टैक्स है। तो राज्य सरकारों की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, उनके खजाने ऑलरेडी खाली होने के कगार पर ही खड़े हैं और पेंडेमिक है, लंबे समय तक चलेगा। हॉस्पिटल्स हैं, सोशल सिक्योरिटी नेट्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, उन सबको इम्प्लीमेंट करना है और सभी के लिए अलग अलग आपको इस समय पैकेजेस प्रोवाइड करने हैं जिसके तहत बेल आउट हो जाएं, सारे सेक्टर बेल आउट हों ताकि वो दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकें। तो उत्तर प्रदेश ये कहता है कि अब जो इतने बड़े पैमाने पर हमारे पास वर्कर वापस आया है, उस वर्कर को हमें काम देना है। तो पहला इशू उत्तर प्रदेश का है कि उनको हमें एम्प्लॉयमेंट देना है, आगे उन्हें एब्जॉर्ब कराना है इंडस्ट्री में। उन्हें एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड कराई जाए, पहला इशू तो यही बनता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से वर्कर निकला है भिन्न राज्यों में, अब वो वापस आ गया है, उसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इज़ अ चैलेंजिंग टास्क। लंबे समय से वर्कर्स जो स्ट्रैंडेड थे, फंसे हुए थे भिन्न राज्यों में, उन्हें वापसी लाने में ये सबसे प्रमुख बिंदु था कि जिन राज्यों से वो इतने लंबे समय से गए हुए हैं, काम करते हैं, लगातार वो दूसरे राज्यों में जाकर के काम करते हैं, अगर अब वो सारे एक साथ इकट्ठा अपने होम स्टेट में आ जाएंगे तो क्या होम स्टेट में इतनी कैपेसिटी है कि वो उन सभी को संभाल सके? ये बड़ा प्रश्न था। पहले छुट्टियों में आ जाते थे, वो एक साथ नहीं आते थे, बारी बारी आते थे, फिर हाथ में पैसा लेकर के आते थे, कमा करके रेम्यूनरेशन भेजते थे। अब जब आएंगे तो एक साथ आएंगे, जिस राज्य में आएंगे वो राज्य में उद्योग धंधे बंद पड़े होंगे, पैसा खाली हो करके ही आएंगे, उन्हें ज़रूरत आवश्यकता होगी कि उन्हें कोई समर्थन दे। ऐसे में उन राज्यों के सामने ये बड़ा सवाल था कि वो इस समय इस कैपेसिटी में हैं कि वो अपने ही यहाँ से गए हुए वर्कर को संभाल सकें। ये पहला प्रश्न था। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सामने ये चैलेंज है कि इकॉनमी ऑलरेडी सफ़र करेगी, जो कर रही है, रेवेन्यूज़ कम हो जाएंगे गवर्नमेंट के, सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट गवर्नमेंट से ज़्यादा एक्सपेक्टेड होगी अब आने वाले दिनों में, और बड़े पैमाने पर उन वर्कर्स की तादाद जो माइग्रेंट्स के तौर पर कहीं और राज्यों में काम करते थे वो वापस आ गए और उनके जल्दी वापस जाने के भी हालात नज़र नहीं आते और उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई हल तो करना पड़ेगा। इसके लिए वो ये कहते हैं कि हमने क्या किया है कि हमने लगभग 38 लेबर लॉज, श्रम कानून 38, उनमें से 35 को हमने 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है, अब वो लागू नहीं होंगे। 3 लेबर लॉज अभी भी एक्टिवेटेड रहेंगे, वो काम करेंगे, बाकी हमने 35 लेबर लॉज अभी एक सस्पेंड कर दिए। तो मैं दोबारा से टाइटल पढ़ देता हूँ, उत्तर प्रदेश टेम्परेरी एग्जम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस। मैंने ऑर्डिनेंस शब्द समझाया, अब टेम्परेरी एग्जम्पशन दे दिया आपने उद्योगपतियों को या फिर अदर एंटरप्राइजेस को, एंटरप्रेन्योर्स को। किन से? सर्टेन लेबर लॉज। सर्टेन का मतलब यहाँ पर सारे नहीं, 35 लेबर लॉज। तो सर्टेन वर्ड भी एक्सप्लेन हो गया क्योंकि 35 लेबर लॉज से एग्जम्पशन दिया है, ऑल लेबर लॉज से नहीं। कुछ अभी भी एक्टिवेटेड रहेंगे, प्रभावी रहेंगे, एनफोर्स रहेंगे। एग्जम्पशन दिया है किनको? खास तौर पर जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एंटरप्राइजेज जो भी हैं, उनको ये एग्जम्पशन दिया गया है। किन से दिया है? लेबर लॉज से दिया है, श्रम कानूनों से दिया है। अब आप कहेंगे कि सर एम्प्लॉयमेंट ही देना था और श्रम कानूनों से ही उन उद्योगपतियों को या फिर एंटरप्राइजेस को। उद्योगपति शब्द अच्छा इसलिए भी नहीं है कि उद्योगपति सुनते ही दिमाग में बहुत बड़ी छवि आ जाती है कि कोई बहुत बड़ा कारखाना होगा, कोई बहुत बड़ा उद्योग धंधा होगा। उद्योगपति से ऐसा समझ लीजिए कि एक छोटा सा ही अगर कोई पर्सन है, वो 4 टेलर को बैठा करके भी अपना काम करा रहा है, तो वो भी एक उद्योग धंधा ही है, वो भी एक एंटरप्राइज़ ही है, तो उसे भी हमें काउंट करना है। तो एंटरप्राइज़ वर्ड यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उद्योगपति से बहुत बड़ी छवि बन जाती है। तो सही मायने में आप कह रहे हैं कि भाई इनको बूस्ट करना है ताकि रोज़गार बढ़े, और रोज़गार का मतलब ये है कि श्रमिक, और श्रमिकों से जुड़े कानून आपने एग्जम्प्ट कर दिए। तो ये सिस्टम कुछ समझ में नहीं आया, इसको समझिए ज़रा ध्यान से। है क्या? गवर्नमेंट कहती है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का कंसेप्ट अपन को अपनाना होगा, बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हमें रखना पड़ेगा। इसकी वजह से हमने ये कदम उठाया है। सरकार ये कहती है कि इसमें से अधिकतर कानून
बहुत पुराने हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने से हैं। उन कानूनों की अब आवश्यकता भी नहीं है वैसे भी। फिर बहुत से कानून मल्टीपल हैं, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, उन्हें वैसे ही हम सुधार रहे थे, कम कर ही रहे थे। ऐसे में वो ये कहते हैं कि इस दौर में इंडस्ट्री को एक बूस्ट की ज़रूरत है। उस बूस्ट के तहत हमने ये कदम उठाया है कि हम उन्हें टेंशन फ्री होकर के, किन टेंशनों से फ्री करना चाहते हैं हम उन्हें, कि उनके ऊपर इन कानूनों के तहत, जिनमें से काफ़ी कानूनों में क्रिमिनल प्रोसीडिंग तक के भी प्रावधान थे, उन्हें यह भय मुक्त कर देना चाहते हैं कि उनके ऊपर अब यह क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी अगर वो उन कानूनों में गिवन शर्तों को पूरा अब नहीं भी करते, क्योंकि कानूनी प्रभावी नहीं है तो शर्तें पूरी कहाँ से होंगी। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि जो लेबर डिपार्टमेंट को के नियमों को उन्हें कंप्लाई करना होता था, उनसे अब छूट मिल जाएगी बड़े पैमाने पर। और जो लगातार इंस्पेक्टर्स वहाँ जाते थे, कई बारी रेड्स होती थी, कई बारी कारखाने में या फिर कोई एंटरप्राइज़ है, कोई फैक्ट्री है, उसमें जा कर के कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको लेकर के छापामारी होती थी, वो सारा कुछ बंद हो जाएगा। आपको सरकारी दफ्तरों के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, 36 तरह की परमिशंस नहीं लेनी पड़ेंगी, और आपके ऊपर इंस्पेक्टर और अदर ऑफिसर राज हम ख़त्म कर रहे हैं। 3 साल के लिए हमने ये एग्जम्पशन आपको दिया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये समझनी होगी कि परमानेंटली लॉज रिपील नहीं किए हैं, उनको ख़त्म नहीं किया है। यहाँ पर सस्पेंशन बहुत ही डेलिब्रेटेड एक्ट है, जानबूझ करके इसे सस्पेंड किया गया है, इसे ख़त्म नहीं किया गया। वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, उस विषय पे भी हम आएंगे। पहली बात, आपको सरकार क्या कहती है उसका नज़रिया समझ आ गया कि उद्योगपतियों को एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देना है, एक बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है, जिसमें उनके ऊपर सरकारी नियमों को कंप्लाई करने की टेंशन ना हो, जिसमें सरकारी अधिकारी बाबूशाही उनके दफ्तरों में जा करके उनको परेशान करे, ऐसा कुछ नहीं है, जिससे उन्हें कई विंडोज़ पे जा कर के कई 36 तरह की परमिशन लेने की अब ज़रूरत ना पड़े, जिसके तहत उन्हें करप्शन और बाकी चीज़ों के सफरिंग से गुजरना पड़ता था। ये सब नहीं होगा, तो जो पहले के लगे हुए उद्योग धंधे हैं वह भी अब दोबारा से फटाफट रिवाइव हो जाएंगे, और जो नए उद्योग धंधे आना चाहते हैं वो भी आ जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करने का और प्रोडक्शन को बूस्ट करने का ये एक कदम माना गया है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन बूस्ट होगा। तो याद रखें कि ये कानून एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़, कमर्शियल यूनिट्स और इकोनॉमिक इस्टेब्लिशमेंट्स पे लागू होता है, और जो नए आएंगे उन पे भी लागू होता है। तो एग्जिस्टिंग और न्यू वेंचर्स दोनों को इसका समर्थन मिल जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो जो उत्तर प्रदेश है वो अपने आप को ऐसा माना जा रहा है इस समय कि एक अच्छे इकोनॉमिक हब के तौर पर डेवलप करना चाहता है कि उद्योगपति वहाँ पर सुविधाएं देखें और पहुँचें। ऐसे में एक बात यह भी कही जा रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर अब चाइना से उद्योग धंधे पलायन करेंगे और उनको भारत अट्रैक्ट करना चाहता है, और उनके अट्रैक्शन के लिए ही बड़े लेवल पर इस समय अलग अलग राज्य लेबर लॉ से खुद को एग्जम्प्ट कर रहे हैं, ताकि वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो तेज़ी से भारत की ओर आ जाएं, क्योंकि हमेशा से उनका इंटरेस्ट चीप लेबर, सस्ती लेबर और वीक लेबर लॉज ही रहा है। लेकिन जिनके द्वारा यह उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि चाइना से उठ खड़े होने वाले उद्योग धंधे भारत की ओर आ जाएंगे ताकि वो श्रम कानूनों में छूट दे देगा, यह इतना आसान नहीं है। इस कहानी का अध्ययन भी हम अभी करेंगे इसी लेक्चर के दौरान। अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि जो लोग इन कानूनों को हटाने के पक्षधर हैं, किस तरह के कानून उन्होंने हटाए हैं जिनसे कि वो यह कह रहे हैं कि उद्योग धंधों को लाभ होगा, किस रूप में होगा, यह जब आप समझेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैं आपको कानून बता देता हूँ जो कानून मेनली हटा दिए गए हैं। जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट हटा दिया गया, ट्रेड यूनियंस एक्ट हटा दिया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस एक्ट। ये एक्ट कुछ तकरीबन हटा दिए गए। कौन से एक्ट हैं जो हटाए नहीं गए, यह भी जानना जरूरी था। सबसे पहले बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, बंधुआ मजदूर एबोलिशन ख़त्म करने वाला कानून जो था वो अभी भी बना हुआ है। हैरानी की बात तो ये थी कि बंधुआ मजदूरी भारत में तो बंद थी, इसकी खिलाफत तो थी, लेकिन आप देखिए कानून 1976 में आता है। इमरजेंसी के काल के दौरान
इंदिरा गांधी ही ये कानून लेकर के आई थी, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। ये पहला कानून है जो अभी भी बना रहेगा। दूसरा कानून एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। ये क्या कहता है? कामकाज के क्षेत्र में यदि कोई चोट लग जाए या मृत्यु हो जाए, उसके लिए ये विधान बना हुआ है, कानून है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर पे कि वो एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन करेगा। तो ये कानून कहता है कि इट इज़ द स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी अपॉन एन एम्प्लॉयर टू डिस्चार्ज हिज मॉरल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स एम्प्लॉय when they suffer from any physical disabilities or disease during the course of employment in hazardous working conditions। तो ये कानून अभी भी बना है। अगला है सेक्शन 5 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। 1936 का जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसका सेक्शन 5 अभी भी बना हुआ है। ये इंश्योर करता है, इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ डेली वेजेस, कि टाइमली पेमेंट हो जाए डेली वेजेस की, ये इस चीज़ को इंश्योर करता है। जितने भी प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू द वुमेन एंड द चिल्ड्रन वो बने रहेंगे। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 बना रहेगा। ये बिल्डिंग एंड द अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स एक्ट 1996 क्या कहता है? ये राज्य सरकारों को शक्ति देता है कि वो सेस लगा सकती हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स के ऊपर, और उसी सेस का वो लेबर की एजुकेशन के लिए, लेबर की अगर कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी आ गई है उसको सपोर्ट करने के लिए, और लेबर के लिए हेल्थ फैसिलिटी के लिए, तो वो सेस राज्य सरकारें इस्तेमाल करती हैं। इस पे भी लगातार आरोप लगते रहते हैं कि राज्य सरकारें अपनी जेब तो भरती रहती हैं ये सेस लगा करके, लेकिन सही मायने में लेबर के लिए कभी एजुकेशन या हेल्थ या फिर फिज़िकल डिसेबिलिटी या अदर सपोर्ट सिस्टम में काम तो सरकारों ने किया नहीं। तो कुल मिलाकर के बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923, सेक्शन 5 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 और बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स एक्ट 1996, ये अभी भी बना रहेगा, ये नहीं ख़त्म हुआ, बाकी के ख़त्म हो गए। और जैसे वुमेन के रिलेटेड मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, मैटरनिटी लीव्स हैं, बच्चों चाइल्ड लेबर नहीं हो सकती है, ये सारी चीज़ें अभी भी बनी हुई हैं। तो ये हैं जो कानून बने हुए हैं, और वो तकरीबन जो कानून मैंने बताया आपको ख़त्म कर दिए गए हैं। अब मुझसे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इसमें कोई लीगल पेच नहीं है? क्या इन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता? इसको ध्यान से समझो। देखिए, सबसे पहली बात तो लेबर कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। आपके देश में शक्तियाँ केंद्र और राज्य के बीच में बटी हुई हैं। इसे हम डिवीज़न ऑफ पावर के कंसेप्ट से जानते हैं। इसे हम वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर के रूप में भी जानते हैं। तो इसी से आपको एक फेडरलिज्म का ढांचा भी दिखता है। इसमें जो केंद्र के अधीन आने वाले मामले हैं उसे यूनियन लिस्ट में रखा जाता है। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक 7th शेड्यूल है। उस 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट गिवन है। उसमें से जो यूनियन लिस्ट है, केंद्रीय सूची, उसके अंदर जो आइटम्स लिस्टेड हैं उसके ऊपर केंद्र सरकार को कानून बनाने के अधिकार हैं, मतलब कि पार्लियामेंट में उसके रिलेटेड लॉ बनेंगे। दूसरा, उसके अंदर एक स्टेट लिस्ट गिवन है, राज्य सूची, जिसके तहत जो भी कानून राज्यों से जुड़े हुए मामले हैं, यूनियन स्टेट के आइटम्स हैं, उनके रिलेटेड स्टेट लेजिस्लेचर्स में कानून बन सकते हैं जो आइटम्स उस स्टेट लिस्ट में गिवन होंगी। इसके अलावा तीसरी सूची है समवर्ती सूची, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। उसके ऊपर कानून केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। लेकिन इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना है कि उन आइटम्स में राज्य कानून तो बना सकता है, लेकिन राज्य यदि कानून बना रहा है तो उसमें राष्ट्रपति का असेंट होना ज़रूरी है, उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। राष्ट्रपति की अनुमति लेनी किस विषय में ज़रूरी है? सबसे पहली आस्पेक्ट यहाँ पर ये है कि अगर तो उस मामले में पहले से ही केंद्र का एक कानून बना हुआ है और उसी चीज़ के ऊपर राज्य भी कानून बनाने जा रहा है, तो जो राज्यपाल है उसको ये शक्ति मिली हुई है कि वो उस कानून को, उस बिल को या उस ऑर्डिनेंस को, क्योंकि ऑर्डिनेंस भी बिल की ही शक्ति रखता है, लॉ बन जाएगा वो, उस बिल को या उस ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए रिजर्व रख ले। अगर प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना ही वो बिल प्रभावी कर दिया गया या वो ऑर्डिनेंस प्रभावी कर दिया गया तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। अगर राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भी, उसके असेंट और सहमति के लिए अगर कोई चीज़ रिजर्व रखी गई है, आर्टिकल 213 की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के तहत
तो उसके लिए राष्ट्रपति का अभी असेंट आना जरूरी है। और कुछ मामलों में राज्यपाल यह भी कर सकता है कि अगर राज्य कोई कानून लाना चाहती है कॉन्करेंट लिस्ट में गिवन किसी मैटर के ऊपर, तो प्रायर कंसेंट भी लिया जा सकता है राष्ट्रपति का, पहले ही अनुमति ली जा सकती है। प्रायर कंसेंट लेने का एक प्रावधान है। दूसरा, रिजर्व रखा जा सकता है राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकता है। और फिर जब तक नहीं आ जाता है राष्ट्रपति का असेंट तब तक फिर वो कानून प्रभावी नहीं माना जाएगा। ये इसलिए होता है कि अगर राज्य जो कानून लाने जा रहा है उस किसी पर्टिकुलर आइटम के ऊपर जो कॉन्करेंट लिस्ट में गिवन है, वो राज्य का कानून केंद्र के कानून के प्रतिकूल है, वह राज्य का कानून केंद्र के कानून के प्रतिकूल है, यदि वो विरोध करता है या प्रतिकूल जा रहा है, विपरीत जा रहा है, तो फिर उस विषय में आपको वह राज्य कानून लाने के लिए केंद्र में राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है। क्योंकि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से काम करेगा, तो फिर मतलब केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। तो इसके लिए ये क्लॉज आर्टिकल 254 में है। आर्टिकल 254 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 254 क्या कहता है? एनी बिल रिलेटिंग टू अ सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट विच मे बी रिपग्नेंट, रिपग्नेंट माने जो प्रतिकूल है, जो विरोध में है। सो एनी बिल रिलेटिंग टू अ सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट विच मे बी रिपग्नेंट टू अ यूनियन लॉ नीड्स द अप्रूवल ऑफ द प्रेजिडेंट फॉर इट्स एनफोर्समेंट। ये बात समझ में आ गई? तो अब हुआ ये है कि क्योंकि लेबर के ऊपर लॉ बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य को दोनों को है, क्योंकि लेबर किसका आइटम है? कॉन्करेंट लिस्ट का। तो तकरीबन ऐसे 40 कानून हैं लेबर के रिलेटेड जो केंद्र ने बनाए हुए हैं। तकरीबन ऐसे 100 कानून होते हैं जो अलग अलग राज्यों ने बनाए होते हैं। तो बहुत से कानून इसमें सेंट्रल लॉ भी हैं जिनको भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एग्जम्प्ट कर दिया। तो अब वो बिना केंद्र की अनुमति के तो नहीं होंगे ना। तो ये भी आपका टेक्निकल क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया कि इसमें लीगल एस्पेक्ट एक यही बनता है कि अगर इसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कराना है इस ऑर्डिनेंस को, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इस आधार पर खड़ी हुई है कि इसे केंद्र सरकार की यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति इस ऑर्डिनेंस को चाहिए होगी, क्योंकि इसमें वह कानून भी संलिप्त हैं जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सेंट्रल लॉज की मैं अगर बात करूं तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो इन 38 लेबर लॉज में से 35 अब ख़त्म कर दिए गए हैं, सस्पेंड कर दिए गए हैं, मतलब 3 साल के लिए। उनमें से मिनिमम वेजेस एक्ट ये केंद्र का कानून है। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ये केंद्र का कानून है। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट केंद्र का कानून है। तो ये केंद्र के कानून उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ये भी ख़त्म करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। तो केंद्र की अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति अब यहाँ पर चाहिए होगी। अब देखते हैं राष्ट्रपति अनुमति देते कि नहीं देते। इसके बाद मान लीजिए राष्ट्रपति ने भी यदि अनुमति दे दी तो भी अब आप इस बात को ख्याल में रखिए कि राज्य सरकार जो अपोजिशन कर रहे हैं इसकी, उनके पास पूरी ताकत है कि वो, क्योंकि ये राज्य का कानून है, क्योंकि ये राज्य लेकर के आया ऑर्डिनेंस, ये कदम किसने उठाया? राज्य ने। ऑर्डिनेंस कौन लेकर के आया? राज्य। तो क्योंकि ऑर्डिनेंस राज्य लेकर के आया है, इसलिए राज्य के उठाए गए इस कदम के विरोध में पहला कदम जो आप उठाएंगे वो यह कि आप उस स्टेट के हाई कोर्ट में जाएंगे। उस हाई कोर्ट में जाने के बाद आपका मार्ग प्रशस्त हो जाता है, रास्ता बन जाता है सुप्रीम कोर्ट जाने का। और जाने का आधार क्या होगा कि लेबर लॉज में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जो फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई, मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आर्टिकल 21 का जिक्र आप कर रहे हैं तो वो राइट टू लाइफ की बात करता है, जिसमें राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, जिसके तहत आपके काम करने का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, आपकी लाइफ की सेफ्टी, सिक्योरिटी, आप हजार्डस एक्टिविटी में तो नहीं लगे हुए हैं, वुमेन की डिग्निटी, ये सारे एस्पेक्ट राइट टू लाइफ के अंदर कवर हो जाते हैं। मेनका गांधी केस के बाद राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 बहुत एक्सपेंड कर दिया गया था। तो एक वहाँ पर एक ग्राउंड बनता है कि भाई आप राइट टू लाइफ के बेसिस पर इसे आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट बनता है बहुत स्ट्रॉन्ग, दैट इज़ आर्टिकल 14, दैट इज़ इक्वलिटी। जब आप इक्वलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर ये हो सकता है कि केवल इसी राज्य के श्रमिक जो हैं बाकी राज्यों के मुकाबले में इनइक्वल स्टेटस उनका हो जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, इस राज्य में जो श्रमिक है उसका पूरे भारत भर में केंद्र के स्तर पर जो श्रमिक होंगे उनसे इनइक्वलिटी आ जा रही है, जबकि ये ठीक नहीं है, एक राज्य अकेला ऐसा कर रहा है। तो ऐसे कई तरह के ग्राउंड हैं जिनके ग्राउंड पर आप इसे चैलेंज कर सकते हैं।
क्योंकि फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो जस्टिशिएबल होते हैं। जस्टिशिएबल होते हैं मतलब वो अपने आप में ही प्रभावी होते हैं, एनफोर्सेबल होते हैं। उनके लिए अलग से कानून बना करके उन्हें प्रभावी नहीं करना पड़ता, वो जस्टिशिएबल हैं। लेकिन पार्ट 3 में आने वाले इन फंडामेंटल राइट के अलावा पार्ट 4 में आने वाले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, राज्य के नीति निदेशक तत्व जिन्हें हम कहते हैं, वो नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। उनको इन्फोर्स कराने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन फिर भी उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में ऐसे बहुत से आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 39 है, उसमें ये कहा गया है कि लेबर के पास कलेक्टिव बार्गेनिंग की शक्ति होनी चाहिए, कि वो अपने ऑनर के साथ मिल बैठ करके बातचीत कर सके और जो भी विकास हुआ है उद्योग धंधे में, जो भी अधिकार उसके बनते हैं उसे मिले। इसी तरह से मैटरनिटी लीव का जिक्र उसी के अंदर आता है। ये सारे कानून हैं। इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क का कानून उसमें आता है, जो भी इसमें वायलेट हुआ है, क्योंकि इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क का कानून भी अब इसके तहत एग्जम्प्ट हो गया है। इसके तहत वुमेन के साथ अत्याचार होने की टेंडेंसी बढ़ गई है। हो सकता है उसे मैन के कंपैरेटिवली कम पैसा मिले जिन बिल्डिंगों या कंस्ट्रक्शन साइट पे वो काम करती होगी। ऐसे में आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन्फोर्स करने के लिए जो कानून बने थे, उन कानूनों की भी वायलेशन का हवाला दे करके कोर्ट जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो एस्पेक्ट ये है कि अगर ये ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को क्रॉस कर भी गया कि ये केंद्र के कानूनों को भी एग्जम्प्ट कर रहा है, उसके लिए इसे केंद्र की अनुमति यानी कि राष्ट्रपति की भी असेंट चाहिए। अगर उस एस्पेक्ट को ये पार कर भी गया, क्योंकि राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी आप इसे चैलेंज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को आधार बना करके। तो एक चैलेंज करने की ग्राउंड तो इसमें एग्जिस्ट करती, और यकीनन ही कई तरह की ट्रेड यूनियंस हैं वो इसे चैलेंज करने का काम भी करेंगी। ये तो हो गया इसका लीगल एस्पेक्ट, जो मैंने आपको आर्टिकल 213 के भीतर क्या लिखा गया है। मैं आर्टिकल 213 के भीतर क्या लिखा गया है वह भी आपको पढ़ करके बता देता हूँ, ताकि आपको डिक्टेशंस बेटर मिल जाएं, आप उसे लिख पाएँ। ध्यान से समझिए आर्टिकल 213 क्या कहता है कि राज्यपाल को किस तरह से राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखना है, और आर्टिकल 213 की एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है। अ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजंस वुड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैव रिक्वायर्ड द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट फॉर द इंट्रोडक्शन देयर ऑफ इनटू द लेजिस्लेचर। आई बात समझ में? तो अगर राज्य के द्वारा कोई ऐसा बिल लाया जा रहा है जिसमें सेम प्रोविजंस एग्जिस्ट कर रहे हैं केंद्र के लॉ के बराबरी के ही, तो फिर उसको पहले प्रायर परमिशन लेना है राष्ट्रपति का। गवर्नर के बारे में ही यहाँ पर वर्ड ही यूज़ हो रहा है, आप शी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं शी वर्ड यूज़ करता हूँ। शी वुड हैव डीम्ड इट नेसेसरी टू रिजर्व अ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजिडेंट। An act of the legislature of the state containing the same provisions would under this constitution have been invalid unless, having been reserved for the consideration of the president, it had received the assent of the president। तो जो मैंने हिंदी में बताया था कि जब तक अगर ये कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखा गया था, तो जब तक इसे असेंट ना मिल जाए और तब तक ये फिर अगर प्रभावी आप करते हैं तो इनवैलिड हो जाएगा, और आप उसे प्रीवियस कंसेंट के लिए भी रख सकते हैं। वो प्रोविज़न भी एग्जिस्ट करता है। आर्टिकल 254(2) मैंने आपको पढ़ करके बता दिया। अब बात उनकी करते हैं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं इससे बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। किस तरह के नुकसान हो जाएंगे मैं आपको पढ़ करके बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला एस्पेक्ट वो ये कह रहे हैं कि देयर विल बी नो जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी हार्म होगी, उनका पहली आपत्ति ये है। सेकंड वो कह रहे हैं गवर्नमेंट इज़ फोर्सिंग द वर्कर्स इनटू बॉन्डेज। दूसरा वो कह रहे हैं नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर्स सेफ्टी। तीसरा वो कह रहे हैं वुमेन कुड बी पेड लेस देन द मैन। तो ये चार मूल आपत्तियां हैं उनकी। ये क्यों वो कह रहे हैं मैं अब आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। देयर विल बी नो जॉब सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर अब क्या है। देखिए, नो जॉब सिक्योरिटी का मतलब अब यहाँ पर ये आ जाता है कि ये जो कानून आपने एग्जम्प्ट कर दिए हैं, इन कानूनों के तहत इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट भी गया, फैक्ट्रीज़ एक्ट भी गया। ये कुछ मुख्य कानून होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण देता हूँ, फैक्ट्रीज़ एक्ट। ये फैक्ट्रीज़ एक्ट ही है जो सरकारों को मैंडेट करता है, बाध्य करता है क्या, कि एक दिन की जो वर्किंग आवर होंगे वो 8 घंटे के होंगे, और इस तरह से पूरे हफ्ते में आप कितना काम कर सकता है एक श्रमिक, 48 आवर्स। तो ये फैक्ट्री एक्ट ही इस चीज़ को बाध्य करता है। लेकिन अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक एक्ट हो गया, मध्य प्रदेश सरकार ने और राजस्थान सरकार ने यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट एग्जम्प्ट कर दिया है
और अपने यहाँ पर 8 आवर्स की वर्किंग डे को बढ़ा करके 12 आवर कर दिया। वर्किंग डे 8 घंटे के बजाय बढ़ा कर कितना कर दिया, 12 घंटे। अब आप पूछेंगे सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या नुकसान होता है। चलिए मैं आपको उदाहरण के साथ ही समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि मेरी एक फैक्ट्री है और मैं उसे 3 दिन चलाऊँगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्योंकि सरकार के मुताबिक एक दिन की एक शिफ्ट 8 घंटे की ही होगी और मैं एक शिफ्ट चलाने वाला ही उद्योगपति हूँ। मतलब मेरा प्रोडक्शन स्केल इतना ही है कि मुझे एक शिफ्ट चलाने की अनुमति है। ऐसे में मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जब 3 दिन अपनी फैक्ट्री चलाई एक एक शिफ्ट के हिसाब से, तो मैंने 24 आवर्स की टोटल प्रोडक्शन की, 8, 16, 24। लेकिन अब सही मायने में अगर मैं ये दूसरे लॉ की कंसेप्ट की बात करूँ जिसमें 12 घंटे की दिहाड़ी कर दी गई है, तो ऐसे में मैंने फैक्ट्री ए बी 2 दिन चलाई और 2 दिन में ही मैंने 12 घंटे 24 घंटे की प्रोडक्शन कर दी। पहले मैंने 3 दिन फैक्ट्री रन की, पर शिफ्ट 8 आवर, तो 24 आवर के बराबर की प्रोडक्शन हुई। अब इस एग्जाम्पशन की वजह से मैंने 2 दिन फैक्ट्री रन की और मेरी 24 घंटे की प्रोडक्शन हो गई। तो इससे सीधा सीधा एंटरप्रेन्योर को फ़ायदा ये है कि अब अगर वो 3 दिन रन करता है तो उसकी प्रोडक्शन 36 आवर्स के बराबर की होगी, 24 आवर की नहीं, उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई। अब आप ये कहेंगे कि उसको फ़ायदा कैसे हुआ, मैं आपको समझाता हूँ ना। वापस से आते हैं पुराने केस में। पहले मुझे परमिशन ये थी कि मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन 8 घंटे की एक दिन की शिफ्ट रख के प्रोडक्शन करूँगा। उसमें मैं क्या करता था, ध्यान से समझो, काम तब भी 12 घंटे ही कराता था मैं। बहुत से लोग आपको तर्क देंगे कि तभी भी तो ओवर टाइम लगता था ना, वर्कर तब भी 12 घंटे ही काम करता था ना, तो अब क्या हो गया, 12 घंटे अगर काम कर लेगा तो समझो अब ध्यान से। 8 घंटे की कानूनी शिफ्ट होती थी। जैसे ही 8 घंटे की शिफ्ट का समय आगे बढ़ा और मुझे 3 दिन में 36 घंटे की बराबर की प्रोडक्शन करनी है, तो क्या होता था फिर, 8 घंटे की कानूनी शिफ्ट के बाद फिर ओवर टाइम सिस्टम स्टार्ट होता था। और ओवर टाइम सिस्टम में 8 घंटे की शिफ्ट पूरी होने के बाद हर 1 आवर, हर एक लगने वाले घंटे के ऊपर, हर उस आवर के ऊपर मुझे डबल वेज पे करना पड़ता था। यानी कि मैंने पहले भी मान लीजिए कि अगर 12 घंटे की दिहाड़ी लगाई तो 8 घंटे के बाद मुझे पर वर्कर को पर आवर के बेसिस पे डबल वेज देना होगा उसके कंपैरेटिवली जो मैं उन्हें 8 घंटे में पर आवर का दे रहा था। मतलब मान लीजिए उन 8 घंटे के दौरान मैं पर आवर के लिए उन्हें पे कर रहा हूँ 40 रुपीज़। तो जब 8 घंटे की शिफ्ट पूरी हो जाती है तो वो जो 9वां घंटा लगा था, 9th आवर, उसके लिए मुझे 40 नहीं, उन्हें पर आवर के लिए 80 रुपीज़ देने पड़ते थे। तो ऐसे में मान लीजिए मैंने पर वर्कर से 4 घंटे काम कराया तो मुझे दिहाड़ी उसे 8 घंटे के बराबर की देनी पड़ी। 4 घंटे अगर मैंने काम कराया तो मुझे दिहाड़ी कितनी देनी पड़ी, 8 घंटे के बराबर की देनी पड़ी, क्योंकि मुझे दुगना वेज देना पड़ेगा ना पर आवर के बेसिस पे। ऐसे में अब हुआ क्या, यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अगर मैंने 3 दिन इसी तरह से ओवर टाइम लगाया 4 घंटे का, तो 12 घंटे का ओवर टाइम लगा, लेकिन 3 दिन के लिए लगाया। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या है, यहाँ पर मुझे पर आवर के लिए देना कितना पड़ा है, दुगना। पर आवर के लिए कितना देना पड़ा है, दुगना। तो पहले 4 घंटे के लिए फर्स्ट डे मैंने जब पे किया तो मैंने असली पे किया 8 घंटे का। अगले दिन फिर मैंने 4 घंटे के लिए जो पे किया है वो पे किया है 8 घंटे का। तीसरे दिन फिर मैंने जो 4 घंटे है वो पे किया है मैंने 8 घंटे का। तो अगर मैं यह देखूं तो पहले ये हो रहा है कि आउटपुट आ रही है 4, 8, 12 घंटे की नॉर्मल शिफ्ट के बाद, लेकिन मैं पे कर रहा हूँ 4, 8, 12, 12 + 12, 24 घंटे का पे करके 12 घंटे का काम आ रहा है मेरे पास। ये लेबर की सिक्योरिटी के लिए रखा गया था कि पहले तो 8 घंटे की शिफ्ट जो है आपके हेल्थ वाइज अलाउड होती है, न्यूट्रिशन वाइज अलाउड होती है। अब इसके बाद अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी अलाउ कर भी रही है, तो सही मायने में आपको इतना पैसा मिले कि आप अपनी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। और अगर आप वो काम कर रहे हैं तो फिर उसकी वजह से बेनिफिट हुआ है उस एंटरप्रेन्योर को, तो उस बेनिफिट का एक बड़ा हिस्सा आपको भी मिले, ये एक उद्देश्य था। लेकिन अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, अब दिहाड़ी ही 8 घंटे की बजाय 12 घंटे कर दी। अब वही वर्कर 12 घंटे काम करेगा, लेकिन 8 घंटे के बाद लगने वाले उस 4 घंटे के ऊपर उसे दुगना वेज नहीं मिलेगा। यानी कि 3 दिन में
पहली बात तो आप 36 घंटे काम करा लेंगे, पहले 3 दिन में आप काम करा पाते थे 24 घंटे। दूसरी बात, इन 3 दिनों में जो 36 घंटे काम हुआ है उसमें पर डे की 8 घंटे के बाद वो जो 4 घंटे काम हुआ है, यानी कि 24 घंटे के बाद वो जो एक्स्ट्रा 12 घंटे काम हुआ है, उसके लिए आपको 12 घंटे का ही पे करना है, 24 घंटे का नहीं। ये एक बड़ी बात। और तीसरी बड़ी बात कि अब मान लीजिए कि कोई लेबर इस कानून को ना मानना चाहता हो, वो ये कहे कि भाई हमें तो पहले डबल मिलता था और मैं ये बढ़ी हुई शिफ्ट में काम नहीं करना चाहता, मैं 8 घंटे वाली शिफ्ट में काम करना चाहता हूँ, लेकिन शिफ्ट ही कानूनी तौर पर बढ़ा दी गई, अब तो लीगलाइज़ कर दिया आपने। तो अब अगर वो यह कहता है कि भाई मैं दुगने लेना चाहता हूँ ओवर टाइम ये वो, तो वो सारे कानून एग्जम्प्ट कर दिए, वो सारे कानून अब आपने एग्जम्प्ट कर दिए, तो वो कहाँ जाएगा, सुनवाई कहाँ होगी। लेकिन उद्योगपति का जो काम एक दिन में 3 शिफ्ट में होना था वो 2 शिफ्ट में हो गया, उसका बिजली पानी बचेगा, उस हिसाब से वो सारी चीज़ें अरेंजमेंट मैटर जो भी है वो बचना शुरू हो जाएगा। ये एक लॉजिक से मैंने आपको एक केस स्टडी समझाई कि 8 घंटे से 12 घंटे की शिफ्ट कर देने से अंतर क्या पड़ता है, उद्योगपति का इसमें फ़ायदा क्या है और लेबर का इसमें नुकसान क्या है। ये हमने बहुत ही सिंपल सरल भाषा में उदाहरण से समझ लिया। तो आप समझिए कि फैक्ट्री एक्ट एग्जम्प्ट कर देने से क्या होता है, जो मैंने अभी समझाया कि फैक्ट्री एक्ट से ही ये शक्ति मिलती है कि पर डे का आपका 8 आवर का कंसेप्ट होगा। दूसरा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। फैक्ट्री एक्ट 1948 है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इसको एग्जम्प्ट कर देने से क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से समझते हैं। देखिए, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश में कुल ऐसे 12 सेक्टर हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में कवर होते हैं। उन 12 सेक्टर्स ने जो कि इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में कवर होते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का 60% कवर कर रखा है। तो काफ़ी हद तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 60% तक जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उन उद्योगों पर लागू हो रहा है। अब ये कानून क्या बोलता है, ये कानून कहता है कि अगर आप किसी को निकाल रहे हैं, किसी वर्कमैन को, मेनली फ्लोर वर्कर की बात यहाँ पे हो रही है, किसी वर्कमैन को निकाल रहे हो तो इसमें प्रावधान है कि 30 से 90 डेज़ का आपको प्रायर नोटिस देना है, प्रायर इंटीमेशन उसको देना है कि वो अपना इंतज़ाम कर सके, और अगर नहीं देते हैं तो फिर सैलरी देनी है, उसकी सस्टेनेंस हो सके। लेकिन इसी में एक प्रोविज़न ये भी है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या जो प्लांटेशन या जो माइंस में 100 या उससे ज़्यादा लोग हैं, ध्यान से देखो, जो प्लांटेशन, उत्तर प्रदेश सरकार यही कह रही है ना, मेरा हॉर्टिकल्चर बर्बाद हो रहा है, मेरा प्लांटेशन ये वो कह रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या जो प्लांट्स या जो माइंस में 100 या उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, उनमें अगर उनका रिट्रेंचमेंट करना, उनका ले ऑफ करना, उन्हें निकालना है, तो फिर इसके लिए तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ता है। 100 से कम है तो फिर आप 30 से 90 दिन का प्रायर नोटिस दे करके निकालिए या सैलरी दे दीजिए, खड़े पैर निकाल रहे हैं। 100 या उससे ज़्यादा कर्मचारी लगा रखे हैं तो फिर तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ता था। लेकिन अब जब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 से एग्जम्प्ट हो गया तो ये सारा क्लॉज गया। तो इसका मतलब क्या है, हायर एंड फायर, जब चाहे हायर करेंगे, जब चाहे फायर करेंगे। मतलब इसका यहाँ पर यही बनता है कि वो कह रहे हैं देयर विल बी नो जॉब सिक्योरिटी, सो से देयर विल बी हायर एंड फायर सिस्टम। तो जॉब सिक्योरिटी कैसी, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज अभी समझेंगे। अगला, गवर्नमेंट इज़ फोर्सिंग द वर्कर इनटू बॉन्डेजेस। मतलब इस कानून से मिनिमम वेजेस एक्ट भी एग्जम्प्ट हो गया। लेकिन अब लॉजिक से एक चीज़ समझिए, सरकार कह रही है कि हमने कुछ कानून एग्जम्प्ट नहीं किए, जिनमें सरकार के द्वारा ये कहा गया कि हमने बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 हमने एग्जम्प्ट नहीं किया, मतलब बंधुआ मजदूरी नहीं है। लेकिन मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि पैराडॉक्स ऐसा नहीं नज़र आता, एक तरफ किसी को बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती, वो कानून अभी भी है, तो बंधुआ मजदूरी नहीं, लेकिन आप किसी को मजबूर इस हालात तक कर देंगे कि वो किसी भी वेजेस तक जाके काम करेगा, तो ये बंधुआ मजदूरी ही है। जैसे आपने मिनिमम वेजेस एक्ट जिसके तहत मान लीजिए 100 रुपये पर डे मिनिमम वेजेस उत्तर प्रदेश में तय रखा, वो ही ख़त्म कर दिया, तो अब जो एंटरप्रेन्योर है या एंटरप्राइजेस है वो उसे 40 रुपये भी ऑफ़र करेगा। मतलब मिनिमम वेजेस एक्ट चला गया तो कितने कम तक वो ऑफ़र कर सकता है, इसकी अब कोई सीमा नहीं। ऐसे में आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। 1987 में सुप्रीम कोर्ट का 1984 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा जजमेंट 1984।
सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दिया है इसको दीजिए। इस बात को भी ध्यान में रख करके ये उत्तर प्रदेश का ऑर्डिनेंस चैलेंज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ही बंधुआ मुक्ति मोर्चा जजमेंट को ही ध्यान में रख करके ये चैलेंज हो जाएगा। बंधुआ मुक्ति मोर्चा जजमेंट क्या बताता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट सेज दैट एनी पेमेंट बिलो द नॉमिनल वेजेस अमाउंट्स टू अ सिचुएशन ऑफ बॉन्डेज। तो वो ये कह रहे हैं कि नॉमिनल वेजेस, यहाँ से नॉमिनल वेजेस को माना गया है मिनिमम वेजेस। एनी पेमेंट बिलो द नॉमिनल वेजेस यू कैन मीन इट एज अ मिनिमम वेजेस, इट इज़ इन इट सेल्फ इज़ अ बॉन्डेज ना, वो बंधुआ मजदूरी है। अगर नॉमिनल वेजेस से भी कम मिल रहा है तो फिर वो बंधुआ मजदूरी है। ऐसे में आपने मिनिमम वेजेस एक्ट ही ख़त्म कर दिया, तो ये बंधुआ मजदूरी को बढ़ाने का ही एक तरीका है। इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि अब उसको कितना वेजेस मिनिमम मिलना है। पहले तो वो कानूनी प्रक्रिया का फ़ायदा उठा सकता था, मिनिमम वेजेस नहीं पे कर रहा तो वो शिकायत दर्ज करा सकता था, फ़ाइन भी लगता था कंपनी पर और एक लेवल पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होती थी। अगला वो कह रहे हैं नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर सेफ्टी। आपने फैक्ट्रीज़ एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ये ख़त्म कर दिए। फैक्ट्री एक्ट के तहत वर्कर की वर्किंग एरिया में सेफ्टी सिक्योरिटी का सारा अरेंजमेंट होता था कि उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी किसी लेवल पर हार्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब आपने जब उसको एग्जम्प्ट कर दिया तो सेफ्टी सिक्योरिटी तो गई तेल लेने। अब किसी तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी ये चीज़ें, मान लीजिए एंटरप्रेन्योर ध्यान में रख रहा है, लेकिन अगर कोई ब्रेच हो गया तो सही मायने में सेफ्टी सिक्योरिटी के आस्पेक्ट में अब लायबिलिटी कोई नहीं बनती है उनकी। ये बात आपको याद रखनी है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी से आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। आपने इसी तर्क पर किया है कि ये सारी लायबिलिटीज़ नॉर्म्स पूरे करने में समय लग जाता है, कंपनी को परमिशंस लेने में समय लग जाता है, इंस्पेक्टर राज बढ़ता है, बाबूशाही बढ़ जाती है, दफ्तरी कागज़ बढ़ जाते हैं, इसलिए कंपनियां आती नहीं। अगला आपने अब यहाँ पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाला कानून भी यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इससे होगा ये कि जो वुमन है ऑलरेडी उसकी कंडीशन डिट्रीमेंटल है, इस समय डिटेरिएटेड है, उसको अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का कानून ख़त्म होने से मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस रहेंगे कि उसे एज़ कम्पेयर टू मैन कम वेजेस मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों में एक नुकसान उभर करके आएगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब हम आपको कुछ चीज़ें और भी समझाते हैं जिससे आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। वो क्या है, चलिए, हमने जो तथ्य लिखे थे, जो कंसेप्ट थे, वो आपको बता दिए। अब हम कहानियों की ओर आते हैं जिनसे आपके कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएं। ध्यान से समझें, जो इसको हटाते हैं, जो इन्होंने ये कानून एग्जम्प्ट किए हैं, वो भी कोई दुश्मन नहीं है देश के, और जो इन कानूनों को रखने की बात कर रहे हैं वो भी दुश्मन नहीं है। आपको एक सिविल सर्वेंट के तौर पर तो बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। क्या कहानी, माजरा क्या है सारा। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जो लेफ़्ट पार्टियाँ या जो सोशल एक्टिविस्ट या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी, इन्होंने ट्वीट किए कि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, और इन्होंने उत्पीड़न किया है गरीबों का, लेबर के ऊपर एक एक्सप्लॉयटेशन है और ये एक एक्सप्लॉयटेशन का आधार डेवलप कर रहे हैं। ये सारी स्टेटमेंट इनकी आई जो कि वाजिब बनती हैं। ओपोजिशन का रोल ही ये है कि वो लोकतंत्र में एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें और सरकारों के ऊपर दबाव बनाएं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मैं योगी अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी, इन दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन हम पूछते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, उत्तर प्रदेश स्टेट की हो रही है, और बड़े पैमाने पर यहाँ से वर्कर माइग्रेट हुआ। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आप दोनों की ही सरकारें लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में रही हैं। ऐसे में आप मुझे ये जवाब दे सकते हैं कि आज पूरे भारत भर में से कोविड-19 की वजह से जो वर्कर वापस उत्तर प्रदेश आ रहा है, इसकी तादाद पूरे भारत के राज्यों के वर्कर के कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा क्यों है? क्यों आपके राज्य के लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ा काम करने के लिए? कारण ये कि आप उद्योग धंधे नहीं ला पाए। क्यों उत्तर प्रदेश पिछड़ा उद्योग धंधों के मामले में? क्यों वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं आ पाई, फैक्ट्रीज़, कमर्शियल यूनिट्स, इस्टेब्लिशमेंट्स नहीं लग पाए? तो आज अगर श्रमिकों के हित की बात हम कर रहे हैं तो एक प्रश्न यह भी तो बनता है कि श्रमिक उत्तर प्रदेश से बाहर क्यों था? आज बड़े पैमाने पर वह लोग उत्तर प्रदेश के बाहरी राज्यों से उत्तर प्रदेश वापस आ रहे हैं, इसका मतलब वो उत्तर प्रदेश से बाहर गए थे। और अगर उन्हें उत्तर प्रदेश में ही महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश मिल रहा होता तो वो उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाते। तो क्यों वो अपने राज्य से बाहर गए, एक यह प्रश्न बनता है, जबकि आपकी लंबे समय तक सरकारें रहीं।
उद्योग धंधा देने में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने में आप विफल रहे हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। तो समस्याएं पुरानी हैं। इस राज्य में आपने सवाल किए हैं, अदर राज्यों में अदर मुख्यमंत्री हैं, वो भी विफल रहे हैं। तो ये तो समस्याएं रही हैं, ये एक लंबी बड़ी बात। अब आती है दूसरी बात, भारत के विषय में कुछ बातें कही जाती हैं। वो क्या कही जाती हैं? देखिए, जो लोग इन कानूनों के एग्जम्प्ट करने के पक्षधर हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन कानूनों से 90% श्रमिकों को तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा। ये लाइन वो किस बेस पे कह पा रहे हैं? ये वो इस बेस पे कह पा रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि ये सही मायने में जो कानून है सारे, ये लागू ही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिकों पर होते हैं, और 90% श्रमिक अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि इनफॉर्मल इकोनॉमी में लगे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ 10% ही हैं जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं। तो ऐसे में 90% श्रमिकों पे तो इसका असर ही नहीं होगा। केवल 10% श्रमिकों से ही ताल्लुकात रखते हैं ये कानून, क्योंकि कानून लागू होंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जब श्रमिक अकाउंट होगा, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ 10% ही हो रहा है। अब यहाँ पर सवाल इनका क्या है? यह क्या कह रहे हैं कि इससे परिस्थितियाँ वर्कर के लिए सुधरेंगी, लेबर के लिए सुधरेंगी। ये कह रहे हैं कि वर्कर तभी होगा अगर वर्क होगा। वर्क तब होगा जब फैक्ट्री होगी, इंडस्ट्री होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, उद्योग धंधे होंगे। जब उद्योग धंधे, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, वर्क ही नहीं होगा तो वर्कर भी कहाँ से होगा? वर्कर के लॉ, श्रमिक कानून तब होंगे जब श्रम होगा। श्रम तब होगा जब उद्योग धंधे, कारोबार, रोजगार होगा। और रोजगार सृजन करके हम वर्कर का ही भला करने जा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर वर्कर वापस आया उत्तर प्रदेश, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उसके लिए हमें बेटर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी जा कर के ये समस्या का हल होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश की समस्या क्या रह गई है, समझिए। हमारे देश में लंबे समय से एक समस्या रह गई, वो ये है द स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आपको बहुत हैरानी हो जाएगी अपने आसपास देख करके। आपको ये लगेगा कि भारत में लेबर लॉज या तो हैं ही नहीं या बड़े कमज़ोर हैं, जब आप लेबर की हालत इन दिनों में देख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज बनाने वाला देश भारत ही है। बहुत ज़बरदस्त सख्त कानून है लेबर को लेकर के भारत में। इसका हमारे ऊपर एक नकारात्मक असर क्या पड़ा, आपको पता है? कि जिन लेबर के लिए प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाए गए, वो लॉज इतने सख्त थे कि उद्योग धंधों ने इन लॉज की पालना करने की बजाय अपने आप को सदा इन लॉज से बाहर रखने की कोशिश की। और अपने आप को इन लॉज से बाहर रखने की कोशिश में आपको पता है क्या हो गया भारत में? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बजाय अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ही पनपता चला गया और बड़ा हो गया, क्योंकि आपने हमेशा इन लेबर लॉज के तहत आने के लिए कुछ बेंचमार्क फिगर रखे थे। उन बेंचमार्क फिगर में पहले 500 वर्कर अगर आपने अप्लाई किए हुए, इंदिरा गांधी के समय का कानून था कि अगर 500 वर्कर आपके पास काम कर रहे हैं तो फिर आप उस थ्रेश होल्ड में आते थे। उसके बाद ज़्यादा उद्योग धंधों को इसमें लाने के लिए लिमिट 100 वर्कर कर दी। और आपको पता है कि 100 वर्कर लिमिट करने की वजह से हुआ क्या? उद्योगपति ने बशर्ते खुद को 100 वर्कर या उससे ज़्यादा वर्कर रख के क्वालिफाई कराने के बजाय उसने खुद को 100 वर्कर से कम के यूनिट में ही सीमित रखा कि भाई लेबर लॉज हम पर लागू ही ना हो, उससे बजाय 100 वर्कर के नीचे रहें। इसकी वजह से आपको पता है क्या नुकसान झेलना पड़ा? इसकी वजह से नुकसान ये झेलना पड़ा कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हमारी कंट्री में कभी अचीव ही नहीं हो पाया। और ये इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हमारी कंट्री में ना अचीव हो पाने का नतीजा ये है कि हमारी कंट्री, हमारे उद्योग धंधे कॉम्पिटिटिवनेस में इंटरनेशनली इतने पिछड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में हमारी जगह, हमारी पैंठ नहीं है। आज चाइना हमसे ज़्यादा मार्केट ग्रैब इसलिए कर गया, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस में कमी कारण हम अपना इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पाए। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को मैं सरल भाषा से समझाता हूँ, उसको ज़रा समझिए। सपोज़ कीजिए मैं इस समय लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके लिए मेरे मोबाइल में बैटरी है। सपोज़ कीजिए कि इस समय इस रूम में जो लाइट चल रही है वो लाइट भी बैटरी से चलती है, और जो पंखा चल रहा है वो भी बैटरी से चलता है। ये 3 चीज़ें हैं मेरे इस लेक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हो रही हैं, तो इन्हें मैं इनपुट काउंट करता हूँ। और मेरे अंदर इतनी कैलोरी और इतना न्यूट्रिशन है कि मैं मान लीजिए कि 9 घंटे लेक्चर दे सकता हूँ। अब मान लीजिए कि ये लाइट, ये मोबाइल, ये फ़ैन, ये तीनों बैटरी से चलते हैं। लगभग 9 घंटे का चार्जिंग है, चल सकते हैं। मैं भी इतनी कैपेसिटी रखता हूँ कि मैं 9 घंटे तक लेक्चर डिलीवरी कर सकता हूँ, 3-3 घंटे के 3 लेक्चर। और ये मैं मोबाइल और ये फ़ैन और ये ट्यूबलाइट तो 9-9 घंटे रिकॉर्ड कर ही लेंगे।
लेकिन सपोज़ करिए कि कानून ऐसा बना हुआ है कि आप केवल 3 घंटे का ही लेक्चर एक दिन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसे में इस मोबाइल पे 3 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद इसकी 6 घंटे की बैटरी यूज़लेस है, लाइट की, ट्यूबलाइट की और फ़ैन की बैटरी भी यूज़लेस है, और मेरी रेस्ट 6 आवर की एनर्जी भी यूज़लेस है। मैं कुछ और करूँगा लेकिन मैं अब लेक्चर नहीं कर सकता। इसके तहत जितना जो मेरे पास इनपुट था, जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो मेरे पास रॉ मटेरियल है, जो भी मेरे पास टेक्नोलॉजी और मशीनरी थी, उसका जो स्केल, जिस स्केल पे मैं उसको यूटिलाइज़ कर सकता था फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोडक्शन, कि मैं उसके फुल पोटेंशियल को यूज़ करता, मैक्सिमम आउटपुट निकालता, ताकि मेरी इनपुट कॉस्ट बिल्कुल रिड्यूस हो जाती। तो आपकी किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी फाउंड्री के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर आपका किस लेवल पर आप अपने रिसोर्सेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो स्केल अचीव होना, जिस पॉइंट पे जा कर के इनपुट कॉस्ट मिनिमम होकर के आउटपुट मैक्सिमम अचीव होता है, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमी ऑफ द स्केल पॉइंट। आई बात समझ में? उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर बैटरी भी डिटेरियोरेट होगी, मोबाइल भी, लाइट भी और मेरी हेल्थ भी। तो वो पॉइंट अचीव करना है जिस पॉइंट पे आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका आप मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ आउट प्रोडक्शन। इट मीन्स कॉस्ट मिनिमम कर लिया आपने, प्रोडक्शन मैक्सिमम तभी हुआ है आपका। लेकिन ये स्केल हमने कभी कंट्री लेवल पे अचीव होने नहीं दिया। लेकिन मेरे कंटेम्प्रेरी, मेरे दूसरे घर में ही बैठा आदमी 9 घंटे लाइट, फ़ोन और फ़ैन और अपनी एनर्जी तीनों यूज़ कर रहा है, चारों यूज़ कर रहा है, और वो दिन में 3-3 घंटे के 3 लेक्चर प्रोड्यूस कर रहा है। तो यकीनन ही वो जो एक दिन में 3-3 लेक्चर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक महीने में मुझसे तो कहीं आगे चला जाएगा, मैं उससे कहीं पीछे रह जाऊँगा। तो वो चाइना मुझसे कहीं आगे चला गया, मैं भारत कहीं पीछे रह गया, क्योंकि कानून ऐसे बना दिए गए, पाबंदियाँ मुझ पर ऐसी लगा दी गई कि मैं अपनी स्केल को, अपनी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को फुल यूज़ नहीं कर पाया। दूसरा, हमारे देश में उद्योग धंधों को समर्थन देने के लिए, जिसमें कि छोटे, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर को समर्थन देने के लिए ऐसे बहुत से कानून थे जिनके तहत बहुत सी आइटम्स रिजर्व रखी गई थी, जिन्हें बड़े उद्योग धंधे प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते थे, केवल छोटे उद्योग धंधे ही प्रोड्यूस कर सकते थे। इसकी वजह से भी बड़े उद्योग धंधे उन सारे जॉनर, उन सारे सेगमेंट, उन आइटम्स के विषय में बाहर रहे, तो उन चीज़ों को भी वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। धीरे धीरे जा कर के इसे डी फ्रीज़ किया गया और मोदी सरकार ने इस पर बहुत काम किया। अब लगभग कोई आइटम ऐसी नहीं रह गई है जो फ्रीज़ है, रिजर्व्ड है, हर कोई उसे प्रोड्यूस कर सकता है, ये किया गया। अगला, हमारी कंट्री में 1991 तक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी नहीं था। हमारे देश की इकोनॉमी हिंदू जीडीपी के दम पर चल रही थी, इकोनॉमी क्लोज चलती थी। उसके तहत मुद्दा ये था कि लाइसेंस और परमिट राज था। ये सारी बाबूशाही, नौकरशाही, इंस्पेक्टर राज बहुत स्ट्रॉन्ग था। लाइसेंस मतलब फैक्ट्री खोलने के लिए, उद्योग धंधा खोलने के लिए भी लाइसेंस, और अगर 100 मेंबर से ज़्यादा हैं बंद करने के लिए भी लाइसेंस। घाटे में चलाते रहो, नुकसान में चलाते रहो, बंद नहीं कर सकते, परमिशन ही नहीं मिलेगी। तो उद्योगपतियों ने यह तय किया कि भाई हम तो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, हम तो एक प्रयास करना चाहते थे, एक एफर्ट करना चाहते थे, नहीं चला उद्योग, नहीं सफल हुए, फेल हो गए, अब बंद करना चाहते हैं इसको, लेकिन अब कर नहीं सकते हैं क्योंकि नियम आपको पाबंद कर रहा है। ऐसे में उन्होंने ये तय किया है, दूसरे का हाल देख लिया कि भैया हमें आना ही नहीं इस रेंज के अंदर, 100 लेबर वाले। तो हुआ ये, हमारे देश में एक रिवर्स चीज़ ये हुई कि जो एफिशिएंट यूनिट्स थे उनके लेवल की, उनकी जॉब, उनकी प्रोडक्शन इनएफिशिएंट यूनिट्स करते रहे। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पनपता चला गया, बढ़ता चला गया। इन कानूनों की वजह से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बढ़ ही नहीं पाया, श्रिंक हुआ। बात समझ में आई? तो हमने एफिशिएंट यूनिट्स जो काम कर सकते थे, जो प्रोडक्शन कर सकते थे, वो इनएफिशिएंट यूनिट्स ने की, इसलिए कॉम्पिटिटिवनेस कभी अचीव नहीं आ पाई, क्वालिटी स्टैंडर्ड अचीव नहीं हो पाए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस वो अचीव नहीं हो पाई। तो ये सारी चीज़ों में हम पिछड़े। तो जो लोग ये कानूनों का एग्जम्प्ट कर रहे हैं वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि इससे होगा ये कि सही मायने में सेक्टर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बजाय ये काम अब ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, कि जब इस तरह से कानून एग्जम्प्ट हो जाएंगे, लेबर लॉज बड़े लेवल पर एग्जम्प्ट हो जाएंगे, तो फिर वो जो भय है, वो जो डर का एक माहौल है, वो नहीं रहेगा, ऑब्लिगेशंस उस लेवल पर नहीं रहेंगी। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फिर बड़े लेवल पर उन प्रोडक्शन में इंड्यूस होगा, और फिर धीरे 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 ये लेबर, ये सारी एक्टिविटी, इकोनॉमी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कन्वर्ट होनी शुरू होगी, अनऑर्गेनाइज, क्योंकि फिर ज़रूरत नहीं रह जाएगी ना अनऑर्गेनाइज में प्रोड्यूस करने की।
आपके ऊपर अब ऐसी कोई पाबंदी है ही नहीं कि अगर आप 100 वर्कर को अपॉइंट कर रहे हो तो फिर आपको ये लेबर लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। तो फिर अब आप 100 वर्कर लगाओ या 200 लगाओ, 300, 400, 500, अब आपको वो काम 100 वर्करों से कम वाले फाउंड्री से कराने की ज़रूरत ही नहीं है, और किसी को ऐसी फाउंड्री लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में आप जितने भी वर्कर अपॉइंट करके अब अपना काम करिए, तो ऐसे में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर प्रोडक्शन बढ़ेगा। रजिस्टर्ड कंपनियां जो जेन्युइनली रजिस्टर्ड सारा कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करके आती हैं, वो अब इतने एम्प्लॉय अपॉइंट करके प्रोडक्शन के लेवल में इंड्यूस हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि अगर इंडिया के स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज किसी लेवल पर कंट्रोल कर लिए जाएं, तो इंडिया में ये सामर्थ्य है कि इंडिया एनुअली 2.8 मिलियन मोर गुड क्वालिटी फॉर्मल सेक्टर जॉब्स क्रिएट कर सकता है। इंडिया कुड ऐड ऑन एन एनुअल बेसिस 2.8 मिलियन मोर गुड क्वालिटी फॉर्मल सेक्टर्स जॉब्स, अगर स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज को वो रेक्टिफाई कर दे, सही कर दे। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने दिशा में काम किया। लगभग 40 केंद्र के कानून और लगभग 100 के अराउंड राज्यों के कानून थे, उन सबको मिला करके सिर्फ 4 कोड लाने का काम किया, 4 कोड लाने का काम किया। इन्हें वेजेस कोड या लेबर कोड के तौर पर जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 4 कोड्स में से एक कोड ही अब तक पार्लियामेंट की नोड अचीव कर पाया, अगस्त 2019। लेकिन उसमें भी एक कमी है कि अभी तक गवर्नमेंट ने उसको लेकर के रूल्स नहीं बनाए, तो वो भी फिर प्रभावी नहीं हुआ। तो जो कानून था अभी तक वही प्रभावी। 4 कोड कौन से लेकर के आए हैं? कोड ऑन वेजेस, इसे पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गया है, राष्ट्रपति का अप्रूवल मिल गया, सब हो गया, लेकिन अभी इसके रिलेटेड रूल रेगुलेशंस नहीं बने। कोड ऑन वेजेस आया, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ आया, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस आया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया। तो सारे दुनिया जहान के केंद्र के राज्य के कानूनों को ख़त्म करके 4 कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अब उदाहरण के तौर पर ये किस तरह से सारे लॉज को सबस्यूम करते हैं, तो कोड ऑन वेजेस को समझते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से कानून सबस्यूम हो चुके हैं। जैसे कोड ऑन वेजेस के अंदर ये कानून सबस्यूम हो गए, टोटल 4 कानून। पहला, द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ध्यान से समझिए, कोड ऑफ वेजेस 2019 सेंट्रल लॉ, अगस्त में इसको नोड मिल गया राष्ट्रपति का। इसमें कौन कौन से 4 कानून सबस्यूम हो गए इसी के अंदर? द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, बराबर का तनख्वाह मिले औरत मर्द सबको। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, द मिनिमम वेजेस एक्ट। तो मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, चारों कोड ऑफ वेजेस के अंदर ही चले गए। इस तरह से बाकी के कानून भी बाकी कोड्स में चले जाएंगे। तो ऑलरेडी इतने सारे मल्टीपल लॉज, इतने सारे ओवरलैपिंग लॉज को सबस्यूम करके सिंप्लीफाई करने का बीड़ा केंद्र सरकार ने उठाया था, तो 4 कानून लेकर के आए। तो कुछ बुद्धिजीवी ये भी कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस कानून को अपना असेंट दे दिया, तो ये केंद्र सरकार के लिए भी बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा। कारण कि केंद्र सरकार ऑलरेडी ये दावा और पीठ थपथपा रही थी कि हमने दुनिया जहान के सभी लेबर लॉज को क्लब करके बहुत ही सिंप्लीफाइड कोड इशू कर दिए, 4 कोड। उसमें से अगर अब केंद्र सरकार ये कोड इशू कर ही रही है, तो यह सवाल खड़ा हो जाएगा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कि क्या वो अपने ही सरकार के ऊपर यह शक करते हैं या संदेह करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी में उन्हें डाउट है कि जब ऑलरेडी 4 कोड ही ला दिए गए हैं, तो फिर अब वो इन कानूनों को एग्जम्प्ट करने के ओर क्यों तुले हुए हैं। तो इसका मतलब कोई वो इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि केंद्र के एफर्ट्स सही मायने में सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं लेबर लॉज को, केंद्र के एफर्ट्स सही मायने में लेबर लॉज की जो ओवरलैपिंग है उसको रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें ये लेबर लॉज एग्जम्प्ट करने पड़े। तो ये एक एम्बैरेसमेंट का सबब भी राष्ट्रपति के लिए बन सकता है, ऐसा भी एक सवाल उठाया गया। हम वापस आते हैं कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव नहीं हो पाई, इसकी वजह से हमने एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बड़े स्तर पर जन्म दे दिया, ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर नहीं बढ़ पाए। वो ये कह रहे हैं कि अब अगर इस तरह से लेबर लॉज और सेटल कर दिए जाएंगे, और ये जो एक एग्जम्पशन है ये बहुत समय पहले दे दिया जाना चाहिए था, इसकी वजह से अब फ़ायदा ये हो जाएगा कि तेज़ी से इकोनॉमी ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर आएगी। ये सारी कहानियाँ। अब हम इसके विश्लेषण की ओर आते हैं। विश्लेषण को समझिए। सही मायने में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि योगी सरकार के द्वारा इन कानूनों को ख़त्म करने से श्रमिकों का उत्पीड़न हो जाएगा, उनका हनन हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि लॉकडाउन के बाद
भारत में यदि सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई हुआ था तो वो श्रमिक हुए, वो लोग हुए जो वर्कर थे। और आप मुझे सही मायने में एक बात बताएं, मैं आपसे एक सीधा कोरा सा सवाल पूछता हूँ, अगर वाकई में इतने सारे लेबर लॉज लेबर के हिमायती थे, लेबर के हक़ में थे, तो आज लाखों की करोड़ों की तादाद में लेबर माइग्रेट क्यों हो रहा है? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप इसका जवाब देना। अगर लेबर लॉज एग्जिस्ट करने वाले जो थे उनमें दम था, तो ये वर्कर रेलगाड़ी की पटरियों पे चलते हुए सो जाता है, फिर कुचला जाता है, सड़कों पर वो दौड़ रहा है, पैरों में छाले पड़ चुके हैं। ये किस वजह से? क्योंकि अपने देश में लेबर लॉज यूजलेस हैं, क्योंकि 90% वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और वहाँ पर लेबर लॉज का कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ 10% वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और लेबर लॉज ने इस बार अगर काम किया तो उनके वेजेस, उनकी सैलरीज और उन क्षेत्रों में काम किया है। और अब अगर योगी सरकार ये एग्जाम्पशन देती है तो फिर मैं आपको बता दूं, सबसे हार्ड हिट जो होंगे वो नोएडा, गाज़ियाबाद और गुरुग्राम की जो गुरुग्राम गुड़गांव वो तो हरियाणा, नोएडा गाज़ियाबाद में जो फाउंड्रीज़ आती हैं वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ हैं, वो प्रभावित होंगे। इमीडिएटली अपने नुकसानों की पूर्ति करने के लिए, अपने घाटों की पूर्ति करने के लिए जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एकदम से उनको निकालेंगे। अब उनका मार्ग प्रशस्त हो गया, क्योंकि 30 से 90 दिन का नोटिस देने की ज़रूरत नहीं, कोई किसी तरह के नियम नहीं, हायर एंड फायर सिस्टम। तो अब या तो उनसे कहा जाएगा कम सैलरीज़ पे काम करिए, नहीं मानेंगे तो फिर उनको फायर किया जाएगा, क्योंकि जॉबलेसनेस इतनी हो जाएगी कि जॉब की ज़रूरत सबको होगी और फिर बहुत कम सैलरीज़ पे वो लोग आने को तैयार हो जाएंगे। इससे वो उद्योग धंधे, वो उद्योगपति बच जाएंगे। सही मायने में 10% ऑर्गेनाइज सेक्टर के ही एम्प्लॉय को इन एग्जम्पशन से फ़ायदा होगा, क्योंकि 90% तो पहले ही सड़कों पर था। अगर लेबर लॉ थे तो वो सड़कों पर क्यों थे? तो सही मायने में अब यहाँ पर एक बात सोचें तो फिर स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम इंडस्ट्री को तो कोई लाभ मिला ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले भी लेबर लॉ के एम्बिट में नहीं आते थे। अब लेबर लॉ ख़त्म हो गए तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। बात समझो, लेबर लॉ के एम्बिट में वो पहले भी नहीं थे, लेबर लॉ अब ख़त्म हो गए, उनकी कंडीशन तो वन एंड द सेम है और 90% अपना वर्कर वहाँ लगा हुआ था। तो सही मायने में रोज़गार तो उस क्षेत्र को जन्म देना था। तो ऐसे में बशर्ते कि उन्हें चीप कैपिटल अवेलेबल कराया जाए, उनके बनी हुई इन्वेंट्री को मार्केट का एक्सेस दिलाया जाए, मार्केट एक्सेस की तरफ लेकर के जाया जाए, जो वेजेस हैं वर्कर की उसमें सरकार सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने का काम करे ताकि एंटरप्रेन्योर को हेल्प हो। तो वेज सब्सिडी, चीप क्रेडिट अवेलेबिलिटी, चीप कैपिटल अवेलेबिलिटी एंड द मार्केट एक्सेस ऑफ द ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड इन्वेंट्री, ये वो चीज़ें थी जो सप्लाई साइड पे थी। अगर आप राज्य सरकार की बात करें तो उसे सप्लाई साइड एस्पेक्ट पे काम करने की ज़रूरत थी, लेकिन हमने लॉज एग्जम्प्ट किए। अब सप्लाई साइड पे काम नहीं हुआ तो लॉज एग्जम्प्ट करने से काम हो जाएगा, क्योंकि सवाल तो वहीं का वहीं खड़ा है कि वो जो 90% वर्कर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे पहले भी लेबर लॉज उस लेवल पे लागू नहीं हो रहे थे, अब भी नहीं होंगे, उसकी सिचुएशन वहीं खड़ी। कोविड-19 की वजह से मार्केट्स गई, उद्योग धंधे तो गए हैं, ये लोग 90% वर्कर यहाँ काम कर रहा है, नुकसान इनका हो गया। इनको खड़ा करने के लिए अपन को सप्लाई साइड को स्ट्रेंथन करना था और इनके साथ साथ बड़े उद्योग धंधे भी सप्लाई साइड से ही खड़े होने थे, जिसके लिए चीप कैपिटल अवेलेबिलिटी, मार्केट एक्सेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द वेज सब्सिडी सिस्टम। अपन उधर नहीं आए, अपने लेबर लॉज अपन ने एग्जम्प्ट कर दिए। तो फिर आरोप ये लगाती हैं लेबर यूनियन की इसका पर्पस सिर्फ ये है कि इस लॉकडाउन से बड़े पैमाने पर वेल्थ एप्रोप्रिएशन करना चाहता है बड़ा वर्ग, यानी कि जो कमाइयाँ फैक्ट्रियों से होती थी उसका एक हिस्सा एप्रोप्रिएटेड लेबर को भी होता था, अब मैक्सिमम एप्रोप्रिएशन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपने प्रति ले जाने का कार्य बड़ा उद्योग धंधा वर्ग, कैपिटलिस्ट समाज ये करना चाहता है। इसे प्रो कैपिटलिस्ट भी कहा जा रहा है। अब ये सारी तरजीह, सारी दलीलें, सारे कंसेप्ट हमने समझे, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का खेल हमने देखा, स्मॉल माइक्रो मीडिया एंटरप्रेन्योर को इससे फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा हमने देखा, बड़े उद्योग धंधे या जो भी अदर सेगमेंट हैं वो इसमें आएंगे, उनको किस तरह का फ़ायदा मिलेगा वो हम देखते हैं कि नई इन्वेस्टमेंट्स आएंगी कि नहीं। नेचुरली इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आता है, मुद्दा ये हो जाता है इन्वेस्टमेंट आने का कारण कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है उस क्षेत्र में,
क्रेडिट अवेलेबिलिटी प्रॉपर है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑलरेडी हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चरल लैक, क्रेडिट अवेलेबिलिटी लैक की वजह से वो लोग सफ़र कर रहे हैं। दूसरी बात, रूरल लेवल पर डिमांड है क्या, ग्रामीण क्षेत्र में डिमांड है क्या? डिमांड की वजह से इस समय हमारी कंट्री की कोविड-19 से पहले ही जीडीपी स्लो डाउन चल रहा था। उसके दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण ये था कि रूरल साइड पे डिमांड फॉल हुआ था, और दूसरा कारण बहुत बड़ा था कि क्रेडिट सप्लाई नहीं थी इंडस्ट्रीज़ को, तो वो प्रोडक्शन उस लेवल पर नहीं कर पा रही। तो लैक ऑफ क्रेडिट एंड द लैक ऑफ रूरल डिमांड, ये दो इंपॉर्टेंट कोर इशूज़ थे। जीडीपी आपकी फिसलती हुई नीचे चली जा रही थी, 7 से 6.5, 6, 5.5, 5.5 से 5, 4.5 आ चुकी थी कोविड-19 आने से पहले। उन इश्यूज़ पे काम होना ज़रूरी था। अगला एस्पेक्ट, चाइना से आने वाली कंपनियाँ। चाइना से कंपनियाँ ऐसे ही नहीं उखड़ जाएंगी। इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है चाइना की, हर लॉ, हर चीज़ें फेवर में काम करती हैं। तो एक कोविड-19 इतना बड़ा इशू नहीं बन पाएगा कि कंपनियाँ वो सारी चीज़ों को छोड़ एकदम से उड़ जाएँ। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कंपनियाँ आपके देश में आएंगी तो सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरत उनकी लैंड की है। तो जिस तरह से लैंड एक्विजिशन इज़ अ वेरी बिग इशू, आपको उस पर काम करना चाहिए था। लैंड बैंक क्रिएशन इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। उसमें जो लैंड एक्वायर किया गया, किसानों को उनके भत्ते अभी तक, उनको कॉम्पनसेशन अभी तक नहीं गए, उनको जॉब्स नहीं दी गई हैं। तो लैंड की रिक्वायरमेंट और अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट आप उन इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ की, एफडीआईज़ की पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं, ये उस पर निर्भर करना था। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर आप ये कहते हैं कि इंडस्ट्री आएगी, लेबर लॉस को हम कम कर देंगे, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। वो कैसे सोचनी पड़ेंगी? अगर हम भारत की बात करें तो हमें एक चीज़ ट्रेंड नोटिस करना चाहिए कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो कंपनियां कैपिटल इंटेंसिव हैं, जो प्रोडक्शन करना चाहती हैं, ये ऑलवेज़ अपने कैपिटल के फ़्लो को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करके रखती हैं। डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है? अगर हम भारत की ही बात करें तो मानेसर में प्लांट आए, उद्योग धंधे लगने शुरू हुए। फिर हरियाणा की बात कर लें, गुरुग्राम में प्लांट आए। मानेसर, गुड़गांव, इन क्षेत्रों में प्लांट लगे, टेक्सटाइल के प्लांट लगे, गारमेंट्स के प्लांट लगे और ऑटोमोबाइल के प्लांट्स लगे, मारुति उद्योग जैसे। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि लेबर चीप थी और लेबर लॉज नॉर्मल थे, इसकी वजह से ये सब यहाँ होने लगा। लेकिन अब तेज़ी से आप देखें तो यहाँ से ये उद्योग धंधे, ये प्लांट पलायन कर रहे हैं बांग्लादेश की ओर, क्योंकि अब वही कंडीशन जो उन्हें भारत में कुछ समय पहले मिल रही थी, अब वो वहाँ मिल रही हैं। तो सही मायने में देखें तो ये जो कैपिटल का आउटफ्लो होता है और ये जो उद्योग धंधे, पैसा एक जगह से दूसरी जगह, इनकी एक डायरेक्शन है और इनकी एक सेलेक्टिविटी है। चीप लेबर और रिलैक्स्ड नॉन स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज ऑलवेज इनकी एक रिक्वायरमेंट रहती है। इस चीज़ पे अपन को ध्यान देना चाहिए। तो ये तो सदा ही बनी रहेगी परिस्थिति। आप इन उद्योग धंधों को कब तक टाई करके रख सकते हैं, कब तक बांध करके रख सकते हैं? हम उन्हें चीप लेबर दे करके और रिलैक्स लेबर लॉज के लालच के दम पर तो नहीं बांध करके रख सकते। अल्टीमेटली विकास का उद्देश्य ये है कि हमें लेबर को भी सर्व करना है। तो इसके कंक्लूडिंग एस्पेक्ट अब यहाँ पर क्या है, मैं इसको किस तरह से कंक्लूड करता हूँ, कैसे देखता हूँ। देखिए, पास्ट में हमसे गलतियाँ ये हुई हैं कि हमने उस लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस नहीं किया। हमें रोड बिल्डअप करना, रेलवे नेटवर्क बिल्डअप करना, मिनरल पॉलिसी, मिनरल एक्सट्रैक्शन पॉलिसी, इन चीज़ों पे जिस तरह से फोकस करना चाहिए था वो लैक हुआ। कंट्री टर्बुलेंसेस से गुजरी, डाइवर्सिटीज़ भी बहुत सी, तकरीबन सभी राज्य लंबे समय तक राष्ट्रपति शासनों से भी जूझते रहे, बहुत कुछ होता रहा। ऐसे में अब मुद्दा ये आ गया कि इन कानूनों ने नकारात्मक रोल बिहेव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल यूज़ नहीं हो पाया। उसका सीधा परिणाम ये निकल करके आना शुरू हुआ कि या तो प्रोडक्शन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होने लगी और या फिर इंडस्ट्रियलिस्टों ने लेबर अप्लाई करने की बजाय कैपिटल फ्यूज़ करना शुरू कर दिया कि लेबर 100 से ज़्यादा रखनी नहीं अपन को, अपन कैपिटल इंड्यूस कर देते हैं। तो कैपिटल इंटेंसिव हो गए सेगमेंट, तो वो सीधे कन्वर्ट हो गए टर्शरी सेक्टर में, मतलब कि हाई एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जैसे कि ऑटोमेशन कर दिया, रोबोटिक सिस्टम हो गया, या फिर आपने बहुत पैमाने पर तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया लेबर की बजाय। इसका दोनों का नुकसान लेबर को ही हुआ सही मायने में। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब आप गए तो लेबर वहाँ गई, ना तो उन्हें लेबर लॉस का फ़ायदा मिला, ना किसी तरह के सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क का फ़ायदा मिला, और आज आप देखें लेबर के पास कोई सिक्योरिटी नहीं। ऐसे में आपने अगर लेबर लॉज आज एग्जम्प्ट किए हैं, इसका प्रथम दृष्टता प्राइमा फेसी देखने में लगता है कि उद्योग धंधों को इन एग्जम्पशन से लाभ होंगे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उद्योग धंधों को होंगे, नए इन्वेस्टमेंट आएंगे। लेकिन हमें ये भी देखना जरूरी है कि जो एग्जिस्टिंग उद्योग धंधे हैं वो कहीं सिर्फ इन दिनों के दौरान हुए अपने घाटों की पूर्ति करने के लिए ही तो सिर्फ इन फ़ायदों को नहीं सीमित रखेंगे। हमें ये भी देखना होता है कि घाटों की पूर्ति होना और दूसरी सबसे बड़ी बात नए रोज़गार का सृजन करना, दोनों में अंतर है। घाटे की पूर्ति यदि होती चली गई और उसके बाद भी आप नए रोज़गार का सृजन नहीं कर पा रहे,
तो फिर इसका लाभ कोई नहीं हुआ, क्योंकि आप ये तर्क दे रहे हैं कि जो वर्कर वापस आया उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने ऐसा किया, तो फिर तो आपके उस उद्देश्य को ही ये वायलेट कर गया। और दूसरी बड़ी बात कि इस दौरान इन लेबर लॉज के एग्जम्पशन से जो मुनाफे उन कंपनियों को होंगे, उन मुनाफों के तहत अगर उन्होंने विदेशों में निवेश करना शुरू कर दिया या फिर और अदर एरियाज़ में निवेश करना शुरू कर दिया, तो यह भी बात इंश्योर होनी चाहिए थी। अदरवाइज़ उत्तर प्रदेश में वापस आए इन वर्करों की जॉब सिक्योरिटी कहाँ गई, क्योंकि वो जॉब सिक्योरिटी उन्हें मिल तो नहीं पाई। तीसरी बड़ी बात कि मान लीजिए कि वो जो एग्जम्पशन के बेसिस पर उनको जो मुनाफे हुए हैं, उन मुनाफों के बेसिस पर अगर वो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ या इस तरह के वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं या अपने आप को इस क्षेत्र में एक्सपेंशन करते हैं जहाँ पर स्किल्ड जॉब्स की ज़रूरत है, तो आपको ये भी देखना है कि क्या आपका वर्कर स्किल्ड है, क्या वो वर्कर उन इन एरियाज़ में जॉब ले सकता है। तो स्किल अपग्रेडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय उनका स्किल डेवलपमेंट करके उन्हें इंडस्ट्री के लायक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने लेबर लॉस एग्जम्पशन दिया भी है और उद्योग धंधे आ भी रहे हैं, साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन से वर्कर का स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम भी चलना चाहिए, ताकि वो इन नए लगने वाले उद्योग धंधे और पहले से लगे उद्योग धंधों में कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो सके। अदरवाइज़ वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, इसका नुकसान हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगला इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये आ जाता है कि अगर एक लेवल पर ये लॉज एग्जम्प्ट हुए हैं तो हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होने होंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट आपने हटा दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए कि एक्सप्लॉयटेशन किसी का किसी के हाथों हो, क्योंकि किसी भी लेवल पर ये अलाउड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के विरोध में है। चाहे लॉ आपने एग्जम्प्ट कर दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल वहीं खड़ा है, उसका प्रियम्बल वहीं खड़ा है और वो जस्टिस की बात करता है, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और अगर सोशल जस्टिस की बात करूँ मैं प्रियम्बल के कंसेप्ट की, तो उसके मुताबिक समाजवाद इसी बात का जिक्र करता है कि किसी का किसी के द्वारा शोषण नहीं होना चाहिए। और अगर मिनिमम वेज ही ख़त्म कर दिया और वेज इस लेवल तक चला गया, तो फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इन इंस्टीट्यूशंस को इतना स्ट्रांग होना होगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को इतना स्ट्रांग होना होगा कि वो मज़दूरों की रक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हो पाएँ। तो करप्शन को ख़त्म करना होगा। यहाँ पर लेबर लॉज एग्जम्पशन कर देना, आपने एक ब्लैंकेट कवरेज दे दिया उन लोगों को जो लोग बाबूशाही और इंस्पेक्टर राज के नाम पर करप्शन करके अब तक उद्योगपतियों को तंग करते थे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई हम भी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, उसमें नियम बने हैं, हम उन नियमों का पालन करके स्कूल कॉलेज में रहते हैं, वो नियम ही ख़त्म कर दिए जाएँ यह कह करके कि भाई नियम पालन कराने वाले करप्ट थे, तो यह तो एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हो गई। बशर्ते कि आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी को सख्त करें, अकाउंटेबल बनाएं, रिलायबल बनाएं, करप्शन फ्री बनाएं, ताकि इंस्पेक्टर वह ना कर पाए, लेबर ब्यूरो वो ना कर पाए, लेबर डिपार्टमेंट में वो ना हो पाए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सारे के सारे मेजर्स जेन्युइनली कंप्लाई कराए। बशर्ते कि आपने ब्यूरोक्रेसी को, एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरहॉल किया, आपने उसे अकाउंटेबल बनाया, आपने उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी इंड्यूस करके उनकी रेगुलर रिपोर्ट्स अपडेट करने की बजाय आपने वो लॉज ही एग्जम्प्ट कर दिए ताकि उद्योगपतियों को उससे नुकसान ना हो। यह भी एक नीति अच्छी नहीं, ये एक बुरा प्रेसिडेंट सेट कर देगी पूरे देश के सामने, और बाकी राज्य भी इनकी पालना करते चले गए तो हम 100-150 साल पीछे चले जाएंगे, क्योंकि इन कानूनों को जीतने में लंबा संघर्ष है। लंबे समय से इंडियन नेशनल कांग्रेस आज़ादी के पहले से प्रयास करती रही, तब जाकर के एक एक लॉ अचीव हुआ है और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर धारणाएं इंडक्ट हुई, फिर जाकर के राज्यों ने कानून बना करके, केंद्र ने कानून बना करके उनको लागू किया, तो उसको आपने एक झटके से ही ख़त्म किया। ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, क्योंकि कानून नहीं थे, ये अपने आप में एक आइडियोलॉजी थी समाजवाद की। और हमारे देश में मिक्स्ड इकॉनमी फॉलो हुई है, सोशल एंड कैपिटलिज्म को यूज़ करके समाजवादी कंसेप्ट से देश चल रहा है, ये भी बड़ी चीज़ है। ऐसे में आपने उस पूरी की पूरी आइडियोलॉजी को एक ऑर्डिनेंस से एग्जम्प्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, ये बड़ी बात है। चुनौती इस पर इस कारण से भी हो सकती है। अब मुद्दा ये आता है कि मान लीजिए उद्योग धंधे वहाँ पर लग जाते हैं, अब आप कहते हैं सर इसका सोल्यूशन क्या? तो मार्केट बैलेंस करती है चीज़ों को। मान लीजिए कि उद्योग धंधे यूपी में लगते हैं, कोविड-19 को ही बहाना बना लीजिए, उद्योग धंधे वहाँ पर आते हैं, बिहार में भी आते हैं, और वर्कर को अगर वहाँ पर रोज़गार मिलना शुरू हो गया तो ये एक अच्छी चीज़ है। फिर वो लोग पलायन करके बिहार, वो लोग पलायन करके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों की और कम आएंगे या एक समय के बाद नहीं आएंगे। तो फिर इन क्षेत्रों में जो उद्योग धंधे हैं, उद्योगपति हैं, वो यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार देना शुरू करेंगे। लोकल लोग ज़्यादा वेजेस डिमांड करते थे, लेकिन इन्हें माइग्रेंट लेबर बहुत ही कम वेजेस पे मिल जाती थी, तो ये उनको सपोर्ट करते थे। तो ऐसे में जब लेबर की कमी होगी इन राज्यों में भी, तो सही मायने में इन राज्यों के लोकल लोगों को रोज़गार में लाभ मिलना शुरू होगा, तो उद्योगपति अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा थोड़े बड़े हुए वेज के तौर पर इनके साथ शेयर करेगा। ये एक फ़ायदा इन राज्यों को हो सकता है। यहाँ पर लोकल लोगों को एक निर्माण
हो सकता है जॉब का, रोज़गार का, लेकिन शुरुआती दौर में इन उद्योगपतियों को एक सेटबैक लगेगा, क्योंकि अगर वहाँ से लेबर आनी कम हुई, नेचुरली इनकी एक इनपुट कॉस्ट के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ये वहाँ से आने वाले, उन राज्यों से आने वाले उसी चीप लेबर के दम पर प्रोडक्शन करते थे, और वो चीप लेबर अब अगर वहाँ पर एब्जॉर्ब होने लगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इन राज्यों को नहीं मिलेगी। ये एक नुकसान की भी बात है, एक फ़ायदे की भी बात हो सकती है। दूसरी बड़ी बात, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ही अब उद्योग धंधे लग जाते हैं, सब कुछ चीज़ें एक समय के बाद ठीक हो जाती, 3 साल का ये समय है, लेबर वहाँ पर एब्जॉर्ब होने लग जाती है सब कुछ, तो ऐसे में उद्योगपति अगर मुनाफा कमा रहे हैं और उद्योग धंधे चल रहे हैं, तो उद्योग धंधे को बनाए रखने के लिए लेबर की अनिवार्यता तो है ही है, आपको लेबर चाहिए चाहिए। ऐसे में ये मार्केट में एक लेबर और एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में, लेबर और ऑनर के बीच का एक ऑटोमेटिक सा ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि मालिक को पता है मेरा लेबर के बिना नहीं चल रहा, लेबर को पता है मालिक के बिना नहीं चल रहा, तो एक इक्विलिब्रियम सा अचीव हो जाएगा कि वेजेस ऑटोमेटिकली एक लेवल पर आकर के सेटल हो जाएंगे। और हो सकता है तब तक कानून वापस से रीस्टोर कर दिया जाए, माहौल सेटल हो जाए, चीज़ें चल पड़ें। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा देश का उद्योग धंधा, एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ आ जाए, इसका लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा उद्योगपतियों को भी होगा और सही मायने में वर्कर को भी होगा, क्योंकि फिर वो हर कानून का लाभ उठा पाएंगे। सरकारों का तर्क यहाँ पर यह है कि अगर लेबर लॉ एग्जाम्पशन भी कर दिया, घबराने की बात नहीं, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर हर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के और अदर ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इस वक्त चला दी हैं, और वो सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम एज इट इज़ बनी रहेंगी, वो कहीं पर भी नहीं जा रही हैं, तो वो एक तर्क ये भी दे रहे हैं। तो लॉन्ग रन में अगर इसको देखें तो इसका एक लाभ एक समय के बाद हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल एबंडेंट लेबर होगी उत्तर प्रदेश में। ऑलरेडी उद्योग धंधे नुकसान में हैं, जो नुकसान में हैं वो जो किसी तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर में होने की वजह से बाउंड थे, एम्प्लॉय को निकाल नहीं रहे थे, सैलरी भी दे रहे थे, उनको पहले तो एक सही मायने में एज यहाँ पे मिलेगा, और उन एम्प्लॉयज़ का नुकसान होने की एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे नज़र आ रही। दूसरी बात, इतनी एबंडेंट लेबर है तो मिनिमम वेजेस कानून हटा दिया, बाकी सब भी हटा दिया, तो बहुत चांसेस हैं कि ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ये चीज़ें वायलेट हो सकती हैं, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन तो होगा लेबर का, उसे किसी भी कीमत पे काम। तो यहाँ पर फिर यही है कि एक रूल फॉलो हो रहा है कि हर कोई कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करे। जब पेंडेमिक आता है या जब इस तरह की इमरजेंसी आती है तो एक शब्द ये होता है कि हर किसी को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पर अब ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल जॉबलेस होने से बेटर है लेबर ये कॉम्प्रोमाइज़ करे कि एटलीस्ट उसको जॉब है। बिल्कुल जॉबलेस होने से बेटर है कि जॉब है, जॉब में वेजेस बिल्कुल लूज़ होने की बजाय ये सिक्योर करे कि वेजेस हैं। तो जॉबलेस से जॉब की सिचुएशन वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अचीव हो रही है, जीरो वेजेस से एटलीस्ट वेजेस की सिचुएशन अचीव हो रही है। ये तब अगर उद्योग धंधे लगेंगे, और उद्योग धंधे लगने के लिए अभी एक कंड्यूसिव ग्राउंड बनानी पड़ेगी, एक फैसिलिटेटिंग एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस इन्वायरमेंट बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, जो हमने, जिसकी दिशा में ये हमने कदम उठाया और हम ये कर रहे हैं। इसका आने वाले समय में फिर सबको लाभ होगा लंबे समय में जा करके। तो ये एक डिबेट डिस्कशन है, देखते हैं इस पर लीगल चैलेंजेस क्या होते हैं, देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कितनी सख्ती से सारा कार्यक्रम करवाती हैं आगे जा करके, और कितने को उद्योग धंधे यहाँ पर आते हैं। देखते हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व उतना नहीं है, क्या क्रेडिट सप्लाई का, मार्केट एक्सेसिबिलिटी का, वेज सब्सिडी, ये सारे रूल्स उस लेवल पर रोल प्ले करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सरकार को इन एग्जाम्पशंस के साथ साथ बाकी सप्लाई साइड बॉटलनेक्स को भी ख़त्म करना पड़ेगा। अगर उन्हें लॉज एग्जाम्स करके इंडस्ट्रियल बॉटलनेक्स ख़त्म किए हैं तो बाकी के बॉटलनेक्स भी आपको ख़त्म करने पड़ेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने हर तरह के आर्टिकल आपको समझा दिए, हमने प्रोज एंड कॉन्स डिबेट्स आपको बता दी, हमने आपको बता दिया इतिहास में इन स्ट्रिंजेंट लॉज की वजह से हमें क्या नुकसान हुआ, हमने ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की परेशानियां आपको बता दी, हमने उनके स्टेक आपको बता दिए, हर तरह से हमने आपको लेक्चर का एक ओवरऑल कवरेज करके दे दिया। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके दूरगामी परिणाम तो रहेंगे अर्थव्यवस्था के ऊपर भी, लेकिन चिंतन यही है, सरकारों पर जिम्मेदारियां भी हैं कि रोज़गार का सृजन कैसे किया जाए। उसमें यह भी चिंतन है कि उद्योग धंधे आने भी ज़रूरी हैं, तो किसी न किसी तरह का ल्यूक्रेटिव ऑफ़र देना पड़ेगा। जैसे आपको अब बड़े पैमाने पर सेल मिलेगी, चाहे ई कॉमर्स की बात करें या फिज़िकल आउटलेट्स पे, किसी भी अप्लायंस के ऊपर, किसी भी आर्टिकल के ऊपर आप बहुत बड़ी सेल ऑब्जर्व करेंगे, ताकि आप वापस से उन चीज़ों को ख़रीदने की ओर जाएँ, ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया चल सके। इसी तरह से समझ लीजिए कि सरकारें भी उन उद्योग धंधों को लुभा रही है, उनको सेल का बोर्ड दिखा करके आइए लेबर सेल पे लगी है, आइए इन्हें काम पर लगाइए। तो इस तरह से ये एक आस्पेक्ट चल रहा है। लेकिन सही मायने में जब ह्यूमन राइट्स की बात आए, फंडामेंटल राइट्स की बात आए,
तो यहाँ पर अगर ब्रेच होता है तो यकीनन ही रास्ता खुला है, कानून इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। इसको इनवैलिड भी डिक्लेयर किया जा सकता है, इस पर चेक भी हो सकता है, और आने वाले समय में जब संसद लगेगी तो जब विधानसभा लगेगी तो विधानसभा लगने के बाद इसका ऑर्डिनेंस को कानून की शक्ल में परिवर्तित करना भी ज़रूरी हो जाएगा, इसे लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखने के लिए 6 महीने के भीतर इसे पेश करना होता है सदन के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। चलिए अब हम अगला लेक्चर आपके लिए लेकर के आएंगे। स्टायरीन गैस जो विजाक से लीक हुई उसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है, लेक्चर डीपली तैयार करना होता है। हमारे इस लेक्चर के लिए हमने प्रयास किया था, आपने सुना, आपका धन्यवाद। अगले लेक्चर के लिए इंतज़ार करें।